Hello everyone. Let's start a new chapter which is print culture and modern world. अच्छा, अब अगर हम प्रिंट की बात करें तो आप सबको पता ही होगा कि प्रिंट क्या है। प्रिंट मतलब कोई भी चीज़ छापना। जैसे पहले क्या करते थे, एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेते थे, उसमें से एक ऐसे शार्प एजेस करके फूल कट कर दिया, फ्लावर कट कर दिया एग्जाम्पल। फिर उन्होंने क्या किया, एक पेपर लिया, इसके ऊपर इंक लगाई और इसको इसके ऊपर छाप दिया। ठीक है, तो द सेम फ्लावर विल बी हेयर ऑल्सो। तो ये क्या हो गया बेटा, प्रिंट हो गया। एज सिंपल इज दैट। तो दिस इज प्रिंटिंग। तो ये जो कल्चर है सबसे पहले कहाँ आया था, ये आया था सबसे पहले चाइना में। ठीक है, चाइना वालों ने फ्लावर बनाना मतलब प्रिंट करना सबसे पहले स्टार्ट किया था। प्रिंट वो बहुत सारी चीज़ें करते थे। अच्छा, अब क्या होता है, चाइना से ही ये प्रिंट कल्चर यूरोप में भी गया और चाइना से ही ये प्रिंट कल्चर जापान में गया। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, चाइना के बारे में, यूरोप के बारे में और जापान के बारे में। और एक चीज़ और, हमारे प्यारे देश इंडिया के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले चाइना की बात करते हैं तो लेट्स स्टार्ट विद चाइना। ठीक है, चाइना में मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या बताया कि वहाँ पे वुड ब्लॉक्स प्रिंटिंग होती थी। ऐसे लकड़ी के टुकड़ों वाली प्रिंटिंग होती थी कि लकड़ी के टुकड़े ले लेते थे, उसको कट कर लेते थे, जो भी चीज़ उन्हें प्रिंट करनी है उस शेप में कट कर लेते थे और उसको छाप देते थे। कैसी शीट में छापते थे, वो जो शीट होती थी ना वो पोरस होती थी। पोरस मतलब छेद वाली होती थी। तो जैसे ही उस पर छापते थे तो जो इस पेज का जो पीछे का हिस्सा है ना उस पर भी छप जाता था, जिसकी वजह से जब ये सारे पेजेस इकट्ठे हो जाते थे, बहुत सारे पेजेस इकट्ठे हो गए, अब क्या हुआ, इन सब में कुछ ना कुछ बना हुआ है। ठीक है, अब ये अगर एक साथ करते हैं तो इसके पीछे भी इंक लगी हुई है, तो ये क्या करते थे, इस शीट को फोल्ड कर देते थे। इस शीट को फोल्ड कर दिया, फोल्ड कर दिया, फोल्ड कर दिया। जब बहुत सारा बंडल इकट्ठा हो गया, एक के ऊपर एक पाइल आ गया पूरा, उसके बाद ये यहाँ से इसको स्टिच कर देते थे। ठीक है, फोल्ड करने के बाद यहाँ से स्टिच कर देते थे। इसका नाम दिया जाता था एकॉर्डियन बुक। गॉट दैट? इसको क्या बोलते थे, एकॉर्डियन बुक बोलते थे। तो जो एकॉर्डियन बुक का जो कल्चर आया, ये भी किस में से आया, चाइना से आया। एकॉर्डियन बुक मतलब खूब सारी शीट्स को इकट्ठा किया और उसको साइड में से स्टिच कर दिया, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। क्यों स्टिच किया, क्योंकि वो शीट्स पोरस होती थी, छेद वाली होती थी। तो काफ़ी लंबे समय तक अगर हम चाइना की बात करें, काफ़ी लंबे समय तक जो इम्पीरियल स्टेट था, एक मेन स्टेट था जिसका नाम था शंघाई। ठीक है, ये जो था ये हब बन गया था प्रिंटिंग का चाइना के अंदर। ठीक है, हब मतलब जैसे अगर हम पार्टी की बात करें तो इंडिया में पार्टी का हब कौन सा है, दिल्ली। ऑलराइट, अगर हम कल्चर की बात करें तो हम जा सकते हैं राजस्थान या गुजरात। ऐसे ही प्रिंटिंग का हब कौन सा बन गया था, प्रिंटिंग का हब बन गया था चाइना में शंघाई। क्यों, क्योंकि आप वहाँ जहाँ पे भी जाओगे उस एरिया में प्रिंटिंग हो ही रही होती थी, हर शॉप में प्रिंटिंग हो रही होती थी। इसलिए प्रिंटिंग का कल्चर चाइना में सबसे ज़्यादा हब बन गया था शंघाई। तो दैट वाज द मेन स्टेट फॉर दैट। अच्छा, अब क्या हुआ, अब नई चीज़ देखते हैं इसमें क्या हुआ था चाइना में। एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ने मतलब उनको क्या करना था, चाइना वालों को अपनी गवर्नमेंट में, अपनी सरकार में उन्हें एक पर्सोनल की रिक्रूटमेंट करनी थी। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम पर्सोनल क्या होता है। पर्सोनल मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो बाकी सब बंदे को, जो जितने भी उनका ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे लोगों का, उन सब बंदों को ट्रेनिंग देता है पर्सोनल। ठीक है, तो उनको चाइना वालों को पर्सोनल एक क्या करना था, रिक्रूट करना था, अपने गवर्नमेंट में डालना था। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किए, सिविल एग्ज़ाम करे। अच्छा, सिविल एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता ही होगा, जैसे हमारे यहाँ आईएएस हो गया, ठीक है, आईपीएस हो गया, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के सिविल एग्ज़ाम्स के लिए हमारे लिए सिविल एग्ज़ाम्स हमारे इसमें इंडिया में होते हैं। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने सिविल एग्ज़ाम रखा पर्सोनल के लिए।
जिसकी वजह से सिविल एग्ज़ाम रखने की वजह से जो प्रिंटिंग कल्चर है वो और बढ़ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम होएगा तो बुक्स चाहिए होंगी लर्न करने के लिए, एग्ज़ाम होगा तो लिखेंगे किस पे, उसके लिए भी शीट्स चाहिए होंगी, तो प्रिंटिंग बेसिकली बढ़ती चली गई। सिविल एग्ज़ाम्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा उसमें हम प्रिंटिंग में हेल्प हुई। फिर क्या किया, इन सिविल एग्ज़ाम वालों ने स्पॉन्सर किया। किसको स्पॉन्सर किया? प्रिंटिंग वालों को स्पॉन्सर किया। कि स्पॉन्सर मतलब होता है पैसे देना, मतलब आपका जो भी खर्चा आएगा प्रिंटिंग में उसकी पैसे कौन देगा? उसके पैसे सिविल एग्ज़ाम वाले, यानी कि सिविल एग्ज़ाम कौन करा रहा था? गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट ने सिविल एग्ज़ाम रखने के लिए प्रिंटिंग वालों को स्पॉन्सर किया कि आप छापो, सिविल एग्ज़ाम की बुक्स छापो और हम आपको पैसा देंगे। समझ में आ रहा है आपको? चलो, तो उसके बाद क्या हुआ कि द इम्पीरियल स्टेट स्पॉन्सर, द इम्पीरियल स्टेट दैट विच वॉज शंघाई, दैट स्पॉन्सर whom the large scale of printing of textbook for this examination. The number of candidates for the examination increased from 16th century and this increased the volume of print. मतलब 16th century में 16th century से जो लोग इस एग्ज़ाम को देने के लिए बैठ रहे थे वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले जा रहे थे। ठीक है, अगर ये बढ़ रहे थे तो इसकी वजह से कैंडिडेट्स बढ़ रहे थे, इसकी वजह से जो है प्रिंटिंग का कल्चर भी बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ज़्यादा बुक्स प्रिंट हो रही हैं, ज़्यादा बुक्स प्रिंट हो रही हैं तो मतलब प्रिंटिंग भी राइज हो रही है। समझ में आया? ये तो हो गई 16th सेंचुरी की बात। अब अगर हम 17th सेंचुरी की बात करें तो 17th सेंचुरी में क्या हुआ? अर्बनाइजेशन आ गया। ठीक है, अर्बन कल्चर आ गया। अर्बन कल्चर आने के बाद क्या हुआ? लेट मी रीड फॉर यू। द यूज ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड इन चाइना बिकॉज ऑफ ब्लूमिंग अर्बन कल्चर। जो प्रिंट कल्चर है ना वो डाइवर्सिफाई हो गया। डाइवर्सिफाई मतलब बट जाना। मतलब अब क्या हुआ, पहले तो सिर्फ इन लोगों के पास ही था जो ये लोग थे, अब क्या हो गया, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग इसको यूज़ करने लग गए। जैसे चाइना की बात हो रही है, ठीक है ना, जैसे क्या और कौन कौन यूज़ करने लग गया, और इसे मर्चेंट्स यूज़ करने लग गए। मर्चेंट्स मतलब होते हैं बेसिकली बिजनेसमैन, ठीक है, व्यापारी। तो बिजनेसमैन इसको, मर्चेंट्स जो हैं वो उसको यूज़ करने लग गए। वो क्यों यूज़ करते थे? क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन मिलता था। इन्फॉर्मेशन मिलता था कि मार्केट में क्या क्या कर रहे हैं सब लोग, तो वो खुश हो गए उस चीज़ को, और प्रिंटिंग को, इस चीज़ को क्या करने लग गए, बढ़ावा देने लग गए, बुक्स खरीदने लग गए। बुक्स तो नहीं, बेसिकली पीरियोडिकल्स खरीदने लग गए, जो, और वहाँ पे पीरियोडिकल्स मतलब जो हफ्ते में एक बार छपता था वहाँ पे, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती थी। ठीक है, मार्केट के बारे में भी उसमें काफ़ी कुछ होता था। तो ये लोग बेसिकली प्रिंट कल्चर में इन्होंने हेल्प किया। क्यों? क्योंकि इन्हें उस चीज़ से इन्फॉर्मेशन मिलने लग गई थी। प्रिंटिंग की हेल्प से बिजनेस की इन्फॉर्मेशन मिलने लग गई थी कि मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको और क्या क्या प्रिंटिंग में लोगों ने और क्या क्या पढ़ना पसंद किया। लोगों ने पसंद किया, देखो, फिक्शनल नरेटिव्स। फिक्शनल मतलब होता है ख्वाबी पुलाव। ठीक है, फिक्शनल कहानियाँ उन्होंने पढ़नी स्टार्ट की कि जैसे एक राजा था, नहीं उसके पास क्या था, जादुई शक्तियाँ थी, तो ये सब फिक्शनल कहानियाँ होती हैं। तो लोगों ने ये पढ़ना स्टार्ट किया। फिर पोएट्री पढ़नी स्टार्ट की। ये सब चाइना की बात कर रहे हैं, है ना। तो चाइना में लोगों ने इसमें भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया। फिर ऑटोबायोग्राफीज उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। ऑटोबायोग्राफीज क्या होता है, अगर मैंने कोई बहुत महान काम कर दिया ना तो मेरे ज़िंदगी के बारे में सारी कहानी लिखी जाएगी, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो उन्होंने वो भी जो है लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया। फिर क्या किया, फिर रोमांटिक प्लेज लिखे गए। रोमांटिक प्लेज भी लोगों ने पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। और उसके बाद क्या हुआ था, जो रिच वुमेन है ना, अमीर अमीर औरतें, उन्होंने भी पढ़ा। पहले तो पढ़ा, फिर उन्हें बहुत मज़ा आया, फिर वो खुश हो गई, फिर उन्होंने क्या किया, उसको अपनी कहानियों को भी लिखना शुरू किया, राइट किया। क्या राइट किया उन्होंने पोइट्री राइट करी, उन्होंने स्टोरीज राइट करी, उन्होंने ड्रामास, रोमांटिक प्लेज,
ड्रामाज उन्होंने लिखने स्टार्ट किए, तो उस रिच वुमेन जो औरतें थी उनकी भी जो है बुक्स पब्लिश होना मार्केट में स्टार्ट हो गई। गॉट दैट? तो दैट वाज ऑल अबाउट द चाइना। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जापान के बारे में। तो जापान में बेसिकली क्या हुआ था, लेट्स स्टार्ट विद जापान नाउ। तो जो जापान में है ना, वो प्रिंट कल्चर जो है वो लेकर गए थे बुद्धिस्ट मिशनरीज। अब आप बोलोगे कि भाई मिशनरीज क्या होते हैं? ठीक है, मिशनरीज होते हैं जैसे ये एक बंदा है और ये बुद्धिज्म को मानता है, ठीक है, कि भाई हम तो बुद्धिज्म को मानते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये फॉरेन कंट्रीज जाना स्टार्ट हुए। इनका पूरा बहुत सारे ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल एक बहुत सारे लोग हैं एक ग्रुप में, तो इन सब ने फॉरेन कंट्री गए, एग्जांपल अमेरिका गए, ठीक है, इंडिया, बहुत अलग अलग देशों में ये लोग गए, ठीक है। अब इन्होंने हर जगह जाकर ये बताया कि हमारा बुद्धिज्म बहुत अच्छा है, आप भी फॉलो करो, आप भी फॉलो करो, आप भी फॉलो करो, आप भी फॉलो करो। किसने बताया? मिशनरीज ने। अच्छा, ये तो बुद्धिस्ट मिशनरी हो गए ना, ऐसे ऐसे अलग अलग भी क्रिश्चियनिटी मिशनरीज भी होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के मिशनरीज होते हैं। मिशनरीज बेसिकली होते हैं जो अपने कल्चर और अपने बिलीफ सिस्टम को फॉरेन कंट्री में जाके बताते हैं कि आप लोग भी उसको फॉलो कीजिए। जैसे हमारे इंडिया में इस्कॉन टेम्पल आपने सुना होगा, तो इस्कॉन वाले भी मिशनरीज ही हैं। इस्कॉन मिशनरी क्यों? क्योंकि वो अलग अलग देशों में जाते हैं। आप देखते हो उसमें कितने सारे फॉरेनर्स होते हैं, ठीक है, जो बैठ के राधा राधा गा रहे होते हैं। तो बेसिकली ऐसे ही मिशनरीज होते हैं, ऑलराइट। तो बुद्धिस्ट मिशनरी थे ये फ्रॉम चाइना। उन्होंने क्या किया, वो चाइना गए अपने बारे में बताने के लिए, और उन्होंने प्रिंट कल्चर देखा, और उसके बाद वो प्रिंट कल्चर को ले आए बेटा जापान में, ठीक है। कब लेकर आए थे वो लेकर आए थे अराउंड, अगर हम बात करते हैं तो 768 से लेकर 770 एडी के बीच में वो लेकर आए थे, ठीक है, इस प्रिंट कल्चर को। कौन से प्रिंट कल्चर को? ये वुडन ब्लॉक वाला प्रिंट कल्चर था ना, इसको ले आए वो जापान के अंदर। कौन ले आए? बुद्धिस्ट मिशनरी ले आए, ठीक है। फिर जापान वालों ने क्या किया, एक बुक लिख डाली जो उनकी सबसे पुरानी बुक और सबसे पहली बुक कहलाती है, विच वॉज बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, ठीक है। तो बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा उन्होंने लिखी थी 868 एडी में, जो इनकी सबसे पुरानी ओल्डेस्ट जापानीज बुक कहलाई जाती है। अच्छा, वहाँ जो है ना लाइब्रेरीज, और जितनी भी लाइब्रेरीज थी या फिर बुक स्टोर्स थे, जितनी भी जापान में लाइब्रेरीज बन गई थी और बुक स्टोर्स बन गए थे, वो किससे पैक्ड हो गए थे, भर गए थे। किससे? हैंड प्रिंटेड मटेरियल्स से, ठीक है। अलग अलग वेरियस टाइप्स के हैंड प्रिंटेड मटेरियल्स उन्होंने रखने स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। अब उसमें यहाँ पे जापान की अगर हम बात करें, देखो हमने चाइना की बात करी थी कि चाइना में क्या क्या चीज़ें उन लोगों ने यूज़ की। फिक्शनल लोगों ने बहुत पढ़ा, पोएट्री पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, रोमांटिक प्ले पढ़े, फिर औरतों ने भी लिखना स्टार्ट किया। और इधर हमने पढ़ा था कि चाइना में जो है इधर ये स्पॉन्सर किए गए थे सिविल एग्जाम्स की बुक्स भी बहुत पढ़ी गई। तो ये तो चाइना का हो गया। अब जापान की अगर हम बात करते हैं तो जापान में लोगों ने क्या क्या पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाया, ठीक है बेटा। तो अगर हम उनकी बात करते हैं तो इन लोगों ने लिखा बुक्स ऑन वुमेन। औरतों के ऊपर बुक्स उन्होंने लिखनी स्टार्ट करी और पढ़नी स्टार्ट करी, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। फिर बच्चे उन्होंने दिखाया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो आप सभी को मालूम होगा, आप सब लोग बजाते भी होंगे, पियानो, गिटार एंड ऑल, ठीक है। फिर उसके बाद कैलकुलेशंस पे, मतलब मैथ्स के ऊपर भी बुक्स लिखी गई। फिर उन्होंने चाय के ऊपर भी, टी सेरेमनी मतलब जैसे हमारे घर में कैसे लोग आ जाते हैं, फटाफट से मेहमान आते रहते, कितने सारे, इंडिया में तो कल्चर है मेहमान का, है ना, मेहमान भगवान होता है, ऐसा बोला जाता है। तो टी सेरेमनी मतलब अगर मैं इंडियन लैंग्वेज में बात करूँ तो चाय पे चर्चा, ठीक है। तो टी सेरेमनी मतलब कोई भी फंक्शन, कुछ भी ऐसा गेट टुगेदर होके उस टाइम पे लोग क्या बातें करते हैं या वॉटेवर, तो टी सेरेमनी पे उन्होंने बुक लिखी। फिर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारी बुक लिखी विच वॉज फ्लावर अरेंजमेंट्स। तो जैसे कि कौन से फ्लावर के साथ कौन सा फ्लावर अच्छा लगेगा,
फिर उसके बाद कलर, जैसे फॉर एग्जांपल रेड के साथ वाइट अच्छा लगेगा, ऐसे करके उन्होंने फ्लावर अरेंजमेंट की बुक लिखी। फिर उन्होंने लिखी बुक प्रॉपर एटिकेट्स की बुक। ठीक है, प्रॉपर एटिकेट होते हैं जैसे आप, अगर आप छोटे बच्चे हैं क्यूट से, तो आप नाक में उंगली प्लीज मत डालिए, ठीक है। तो दिस इज योर प्रॉपर एटिकेट। कैसे एटिकेट्स में आ जाता है, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे खाना चाहिए, पीना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, सोना चाहिए, बात करनी चाहिए, वॉटेवर, ये सब एटिकेट्स में आता है। तो प्रॉपर एटिकेट्स इंसान का अच्छे से मैनर्स के साथ जीने का तरीका एटिकेट्स कहलाता है, ठीक है। इसके ऊपर बुक लिखी गई। फिर बुक लिखी गई कुकिंग के ऊपर, यानी कि खाना बनाना, हमारी मम्मियों का फेवरेट। फिर फेमस पीपल के ऊपर, यानी कि जितने भी फेमस लोग होते हैं, कि जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस हो गए, या फिर हमारे लिए तो जैसे गांधी जी हो गए, या अभी तो मोदी जी भी हैं। तो फेमस पीपल जो मशहूर हैं, जो लोगों के बीच में है, लोगों के डिस्कशन के बीच में है, उनके ऊपर भी बुक्स लिखी गई, ठीक है। ये हो गया जापान के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं यूरोप के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भैया चाइना से ही जापान में गई और चाइना से ही ये बुक यूरोप में आई, प्रिंटिंग कल्चर यूरोप में आया। तो देखो चाइना में हमने देखा कि लोगों ने वुड ब्लॉक से प्रिंटिंग किया। जापान में हमने देखा, कहाँ गया जापान, हीरा, बुद्धिस्ट मिशनरी लेकर आए। अब देखते हैं यूरोप में कौन लेकर आया। यूरोप में एक अंकल लेकर आए जिनका नाम था मार्को पोलो, ठीक है। ये जो थे ना, ये इटली से थे। कहाँ से थे? इटली से थे। और ये कौन थे? ये एक ग्रेट एक्सप्लोरर थे, मतलब घुमक्कड़ थे, अगर हम अपने इंडियन लैंग्वेज में बोले तो। उन्हें बहुत घूमना पसंद था। एक्सप्लोर करना बेसिकली होता है खोजना, मतलब अलग अलग जगह को जाना, वहाँ इंजॉय करना, कुछ नई नई चीज़ें देखना, नई नई चीज़। तो एक्सप्लोर मतलब तो समझिए घुमक्कड़ हमारे इंडियन लैंग्वेज में, ठीक है। तो उनका नाम था मार्को पोलो, वो इटली से थे और वो इटली यूरोप में है, तो आपको पता ही होगा। तो मार्को पोलो थे, वो इटली से थे, और वो फिर कहाँ गए घूमते घूमते, क्योंकि वो घुमक्कड़ थे, वो गए चाइना। और चाइना से वो वापस आए रिटर्न, ठीक है, कब? 1295 में। 1295 में वो वापस आए, और वो अपने साथ क्या लेकर आए इटली वालों के लिए गिफ्ट? वो लेकर आए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की नॉलेज, ठीक है। नॉलेज लेकर आए किसकी? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की। और राइट, तो लोग वहाँ पे कहाँ चाइना से कहाँ लेकर आए थे? इटली में। तो इटली के लोग कैसे हो गए? हैप्पी हो गए। तो अब आप देखो क्या हुआ। दस प्रिंटिंग बिगेन इन इटली एंड ट्रैवल टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। अब इटली में प्रिंटिंग बढ़ने लग गई और हर जगह फैलने लग गई, पूरे इटली में। और इटली में फैली तो वो धीरे धीरे करके पूरे यूरोप के अंदर फैल गई, एकदम आग की तरह। पूरे यूरोप इसको यूज करने लग गया, ठीक है। किसको? प्रिंटिंग को। अब देखो बेटा, अगर हम ये देखें कि प्रिंटिंग ये लोग कैसे कर रहे थे, पोरस शीट पे कर रहे थे ना, छेद वाली शीट पे छोटे छोटे छेद होते थे। लेकिन यूरोप वाले तो थोड़े ठीक है, मतलब उन्हें क्या था कि भैया हमें तो ये चीप पेपर्स पे करनी नहीं है। उनके लिए क्या हो गया था? उनके लिए ये वल्गैरिटी हो गया था। वल्गैरिटी मतलब घटिया। क्या वल्गैरिटी हो गया था उनके लिए? उनके लिए वल्गैरिटी हो गया था अगर वो एक पेपर पे प्रिंटिंग करते हैं, तो उनके लिए ये वल्गैरिटी था। इसलिए उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? उन्होंने वेलम यूज करना स्टार्ट किया। वेलम बेसिकली क्या होता है? वेलम एक पार्चमेंट होता है, एक चीज़, मतलब आप ये समझ लो कि एक ऐसा पेपर या एक ऐसा कपड़े टाइप का पेपर होता है जो कि बना जाता है, विच वॉज मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ यंग एनिमल्स, ठीक है। जो छोटे छोटे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, काफ, गाय का बछड़ा, ठीक है। तो गाय के बछड़े की स्किन, काफ हो गया एक एग्जांपल, गाय के बछड़े की स्किन में से वेलम बनता था। वो ये यूरोप वाले जो है ये यूज करते थे, ठीक है। वो ये सोचते थे जो पेपर है ये तो वल्गैरिटी है, ये सस्ता है, चीप है, तो हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे भाई। हम तो क्या यूज करेंगे? वेलम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि गाय के बछड़े के स्किन से बनता है और ये महंगा होता है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ,
बस अब हम अगर देखते हैं ओवरऑल तो 15th सेंचुरी में जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है, लकड़ी से प्रिंट करने की जो तरीका था वो यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, इट ऑलमोस्ट रिप्लेस द बुक्स मेड बाय कैलीग्राफी। जो कैलीग्राफी से बुक्स लिखी जाती थी ना, वो इन्होंने वुड ब्लॉक वालों ने रिप्लेस कर दी। अब सब लोग वुड ब्लॉक से करते थे, कैलीग्राफी नहीं करते थे। आपको कि कैलीग्राफी क्या, आधे लोगों को आप में से पता ही होगा। कैलीग्राफी मतलब अगर हम पेन से या किसी भी चीज़ से, पहले क्या होता था, जो पंख होता है ना कबूतर का या मोर का पंख, तो उसके अंदर इंक में डुबोकर उसको हम लिखते थे। और बेसिकली कैलीग्राफी मतलब द आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर विद द इंक, और द जो वो मैंने आपको बताया द वे ऑफ राइटिंग दैट, ठीक है, कि भैया इंक में डुबोया और उस पंख से लिखना स्टार्ट कर दिया, दैट वाज कैलीग्राफी, द ब्यूटीफुल वे ऑफ राइटिंग। बट वो जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी, क्यों, क्योंकि वो सस्ती थी, इसलिए आप लोगों ने कैलीग्राफी को बंद कर दिया और वुड ब्लॉक को चालू कर दिया, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक हमारा है मिस्टर गटनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। क्या हुआ, अब एक हमारे लाइफ में एक और अंकल आए। ये सब यूरोप की बात हो रही है। देखो इस चैप्टर में यूरोप के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है, ठीक है, तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे ना लोगों ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स करी हैं यार, इसलिए यूरोप के बारे में बहुत ज़्यादा बताया है। चलो जो भी है, यूरोप में एक बंदा था गटनबर्ग, वो ना एक बेटा था, जैसे हम सब बेटे होते हैं बेटियां होते हैं, ऐसे वो भी एक बेटा था। किसका बेटा था वो, एक मर्चेंट का बेटा था। मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन का बेटा था, बिजनेसमैन। अब उसके पप्पा जो थे गटनबर्ग के, वो किस चीज़ का काम करते थे, उनकी 2 प्रेस थी। वो वाली प्रेस नहीं, कपड़ों पे प्रेस, जो जैसे प्रेस होती है ना बड़ी बड़ी, जहाँ पे बनाई जाती हैं चीज़ें, वो थी एक ऑलिव की प्रेस। ऑलिव एक तरीके का अचार होता है, ग्रीन कलर का, गोल गोल होता है, ठीक है, कभी खाना खट्टा खट्टा होता है। दूसरा उनकी थी वाइन की प्रेस, जो आप इसे, चलो नहीं बोलती, वाइन तो पता ही होगा सबको, ड्रिंक, ठीक है। तो वाइन की उनकी प्रेस थी पापा की। किसके पापा की, गटनबर्ग के पापा की। एक ऑलिव की प्रेस थी, एक वाइन की प्रेस थी। तो बचपन से ही गटनबर्ग ने अपने पापा की ये 2 प्रेस देखी हैं, ठीक है। और गटनबर्ग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ऑलिव प्रेस में और वाइन प्रेस में, तो बहुत इंटरेस्टेड देखते थे। गटनबर्ग और एक चीज़ में इंटरेस्टेड थे, जो पत्थर होता है ना, उसको वो पॉलिश करके बहुत खूबसूरत बना देते थे, ठीक है। वो उसको पॉलिश करते थे, 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 और बहुत सुंदर बना देते थे, ठीक है। और वो क्या बनाते थे, वो उनको मोल्ड्स भी बनाते थे। मोल्ड्स मतलब एक इस तरीके का सांचा होता है बेटा, सांचा होता है, जैसे ये एक सांचा है, इसके अंदर मैंने कुछ लिक्विड डाला, तो वो लिक्विड इस ब्यूटीफुल शेप को ले लेगा। मतलब ये तो ब्यूटीफुल नहीं है, मतलब जो गटनबर्ग बनाते थे वो बहुत सुंदर मोल्ड्स होते थे, ठीक है। तो एक ऐसा बेसिकली सांचा जिसके अंदर कोई भी चीज़ डालो वो उसका शेप ले लेते हैं, ठीक है। तो वो बनाते थे, और ये ही मोल्ड्स वो किसके काम आते थे, ये मोल्ड्स फिर बाद में ये ट्रिंकेट्स बनाने के काम आते थे। अब आप लोग कहोगे ट्रिंकेट्स क्या होते हैं। ट्रिंकेट्स मतलब बेसिकली जो आपकी मम्मी पहनती हैं, ज्वेलरी, ज्वेलरी हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो हम लोग डेकोरेशन के काम ला सकते हैं। तो इन मोल्ड्स में वो भी चीज़ें हम डाल के बना सकते थे, गॉट दैट। तो गटनबर्ग ने वो भी बनाया। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, अब ये गटनबर्ग जो है लिमिटेड इंसान तो थे नहीं, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या किया, एक बार रिवाइज करते हैं। एक तो इन्होंने ऑलिव प्रेस को ध्यान से देखा, जो उनके पापा की थी। वाइन की प्रेस को ध्यान से देखा, जो उनके पापा की थी। उन्होंने खुद पत्थरों को पॉलिश कर करके मोल्ड्स बनाए और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई, जिसकी हेल्प से वो ट्रिंकेट्स बनाते थे, यानी कि मम्मियों के लिए ज्वेलरी, ठीक है, मतलब लेडीज़ के लिए ज्वेलरी या जेंट्स के लिए जो भी था, ज्वेलरी बनाते थे और डेकोरेशन का सामान भी बनाते थे। उसको क्या बोलते हैं, ट्रिंकेट्स बोलते हैं। अब इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया भाई प्रिंटिंग में, और इन्होंने बोला कि मुझे तो एक प्रिंटिंग की प्रेस खोलनी है, लेकिन वो जो मैं प्रिंटिंग की प्रेस खोलूँगा ना, उसमें मैं रोल मॉडल जो है किसकी तरह खोलूँगा, अपने पापा की तरह खोलूँगा। और वो जो प्रेस होएगी मेरी, वो किसकी प्रेस की तरह होगी, वो होगी ऑलिव प्रेस की तरह। जैसे मेरे पापा की ऑलिव प्रेस थी, मैं उसको वैसे ही बनाऊंगा। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोल्ड्स बनाए।
अब मोल्ड्स पहले तो कैसे बनाए थे उन्होंने, बर्तन सांचे कैसे बनाए थे, इस तरीके के अलग अलग डिज़ाइन के, जिस तरीके से ज्वेलरी भी बन जाए। लेकिन अब उन्होंने जो मोल्ड्स बनाए ना वो लेटर्स के बनाए। लेटर्स, लेटर्स मतलब ABCD या वॉट एवर, ठीक है। तो उनके जो है ABCD के उन्होंने मोल्ड्स बनाए, जिसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया, प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी। अब अगर मोल्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं तो उन्होंने प्रिंटिंग स्टार्ट की और काफ़ी जल्दी जल्दी स्पीड में उनकी प्रिंटिंग बढ़ने लग गई। अब जो ये गटनबर्ग का सिस्टम था ना, ये जो सिस्टम था इनका, ये 1448 तक एकदम परफेक्ट हो गया था, एकदम परफेक्ट 1448 तक, ठीक है। बहुत सारे लोग उनके पास आने लग गए थे कि आप हमारी बुक प्रिंट कर दो, हमारी बुक प्रिंट कर दो, क्योंकि इतने खूबसूरत उन्होंने मोल्ड्स बनाए थे। और इन्होंने गटनबर्ग ने जो पहली बुक लिखी थी वो लिखी थी इन्होंने बाइबल। कितने अच्छे लोग होते हैं। जापान वालों ने सबसे पहले कौन सी बुक लिखी थी, कहाँ गई, बुद्धिस्ट समथिंग, हाँ डायमंड द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा लिखी थी ना जापानीज में सबसे पहली बुक। और गटनबर्ग ने सबसे पहली बुक लिखी थी बाइबल, ठीक है। तो इनिशियली द प्रिंटेड बुक्स रिजेंबल एंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इन अपीयरेंस लेआउट इन 100 years 1450 एंड 1550, ये इसके बीच में ना 100 साल आ जाते हैं। तो ये जो 100 साल थे ना, 100 years, इस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेसेस वो सेटअप इन मोस्ट पार्ट ऑफ यूरोप। यूरोप के इस 100 साल के बीच में यूरोप के हर जगह पे प्रिंटिंग प्रेस फैल चुकी थी। मोस्ट पार्ट्स बोल रही हूँ मैं, ज़्यादातर, ठीक है, छोटे मोटे पार्ट्स में नहीं, बड़े बड़े पार्ट्स में हर जगह प्रिंटिंग फैल गई थी। और इतनी फैल गई बच्चों, इतनी फैल गई कि स्टार्टिंग में अगर हम देखें ना, द ग्रोथ ऑफ द प्रिंट इंडस्ट्री वॉज सो गुड दैट 20 million books appeared in the European markets। यूरोप के मार्केट में 20 million बुक्स पाई गई जो बिकती थी हर रोज, जो लोग खरीदते थे। तो अगर पूरा सर्वे निकाला उन्होंने, 20 million बुक्स वर देयर, ठीक है। और अगर हम देखते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक, सेकेंड हाफ आप समझ गए, जैसे 15th सेंचुरी के 2 हिस्से हो गए ना, आधा आधा, तो ये वाले हिस्से में सेकेंड हाफ, इसमें क्या हुआ था, ये जो 20 million बुक्स थी ना, हाँ ये 20 million बुक्स थी सेकेंड हाफ तक, ठीक है, 20 million। और उसके बाद 16th सेंचुरी में, ये तो 15th सेंचुरी की बात हो गई, 16th सेंचुरी में क्या हुआ था, ये जो 20 million थे ना, यू वॉन्ट बिलीव, वो 200 million कॉपीज हो गई थी, ठीक है, 200 million कॉपीज वर देयर। अब आप समझ गए यूरोप में किस तरीके से फैला। चलो अब द नेक्स्ट टॉपिक, द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। प्रिंट का रिवॉल्यूशन कैसा हुआ, रिवॉल्यूशन कैसा हुआ और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। इम्पैक्ट मतलब असर क्या पड़ा, रिवॉल्यूशन तो पता ही होगा, बदलाव आना, ठीक है। अब क्या हुआ, अ न्यू रीडिंग पब्लिक, मतलब लोगों को पढ़ने का शौक चढ़ गया। विद द प्रिंट टेक्नोलॉजी न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज, बुक्स बिकम चीपर। अब देखो, अब जो बुक्स थी ना, क्योंकि बहुत सारी बुक्स आ गई थी यूरोप में, जब भी कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब क्या हुआ था, न्यूमरस बुक्स, न्यूमरस मतलब बहुत सारी बुक्स जो है वो बहुत एक साथ प्रिंट हो सकती थी, ठीक है, एक साथ प्रिंट हो सकती थी, तो वो चीपर हो गई थी, दैट बिकम चीपर, और बहुत आसानी से प्रिंट हो जाती थी, प्रिंटेड विद ईज। इस वजह से क्या हो गया, इस वजह से क्या हुआ, रिवॉल्यूशन आया, बुक्स सस्ती होने लग गई और बहुत सारी बुक्स एक साथ जो है प्रिंट होने लग गई। इसकी वजह से दिस हेल्प इन कैटरिंग टू एवर ग्रोइंग रीडरशिप, जिस बहुत सारी बुक्स आ रही थी मार्केट में और सस्ती भी हो गई थी, जिसकी वजह से जो रीडरशिप था, रीडरशिप मतलब लोगों, जितने लोग पढ़ रहे थे वो बढ़ते चले गए, डे बाय डे वो लोग की जो संख्या है वो बढ़ती चली गई। लेकिन क्या था बेटा, 20th सेंचुरी तक ना जो लिटरेसी रेट था यूरोप का वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब नॉर्मल था, तो आप कह सकते हो लो था, ठीक है, लो था। इसलिए क्या हुआ 20th सेंचुरी तक,
है ना, लो था। तो क्या हुआ, जो प्रिंटर्स होते थे ना, जो बुक्स प्रिंट कर रहे थे, उनको ये बात दिमाग में रखनी पड़ती थी, ये सोचना पड़ता था कि जो हम बुक्स छाप रहे हैं ना, उसमें हम ऐसी ऐसी चीज़ें लिखें जो लोग, देखो दो लोग होते हैं, एक होते हैं इलिटरेट, है ना, इलिटरेट होते हैं, इलिटरेट पीपल और लिटरेट पीपल। तो अब उन लोगों को, जो प्रिंटर्स थे, उन लोगों को वो ये सोचते थे कि ऐसी बुक्स हम लोग प्रिंट करें जो इलिटरेट भी पढ़ सके और लिटरेट भी पढ़ सके। बेसिकली इलिटरेट पढ़ तो नहीं सकते थे, वो क्या करते थे, वो लिटरेट्स को बोलते थे कि भाई आप हमारे लिए ये बुक पढ़ दो, ठीक है। तो जो बुक्स प्रिंटर्स छापते थे, वो लिटरेट इलिटरेट्स को भी पढ़कर सुना देते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, लिटरेसी लेवल वॉज वेरी लो till the 20th century in Europe. Printers kept in mind wider reach of the printed work, popular ballads. अब क्या क्या होने लग गया, जो बुक्स इन लोगों ने प्रिंट करी ना, वो फॉकटेल्स के टाइप की करी। फॉकटेल्स मतलब कहानियाँ लिखी, ऐसी कहानियाँ लिखी। अब देखो, कहानियों में तो पढ़े लिखों को भी शौक होगा और अनपढ़ लोगों को भी शौक होगा। तो इलिटरेट्स लोग लिटरेट से पढ़ना, जो लोग खुद नहीं पढ़ सकते थे, उन्होंने लिटरेट्स को मतलब बोला कि आप हमारे लिए स्टोरीज प्लीज पढ़ दीजिए, तो ये लोग बेचारे इनके लिए पढ़ देते थे, ठीक है। तो दैट वाज द प्रिंट रेवोल्यूशन। अगला अगर हम देखते हैं, देखो कहीं पे भी कुछ भी हो रहा हो ना, वहां पे दो ये चीज तो आएगी ही आएगी, विच इज डिबेट। और इसके साथ साथ एक चीज और आएगी, फियर, ठीक है। मतलब अगर जो इंसान होते हैं ना बेटा, वो हमेशा एक चीज का मौका ढूंढते हैं, कुछ इंसान, नॉट सारे, कुछ इंसान, डिबेट करने का, ठीक है। घर में कोई नई चीज आएगी तो उसके ऊपर डिबेट करेंगे, ये तो ऐसी है, तो वैसे है, वैसे, अरे भैया जैसी है रख लो, नहीं, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, डिबेट करेंगे। तो अभी क्या, हमारे इतना प्रिंट कल्चर बढ़ रहा था, तो इन लोगों ने डिबेट तो करनी ही थी, डिबेट करे बिना तो इनके पेट में आग लग रही थी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, विच इज रिलीजियस डिबेट्स, ठीक है, एंड फियर ऑफ प्रिंट का डर और रिलीजियस डिबेट चालू हो गई, ठीक है। अभी तो हम यूरोप की बात कर रहे हैं, अभी हम इंडिया की बात करें ना, तब आप देखना कितनी डिबेट हुई थी, और मतलब उनको, उनके बीच में क्या डर था प्रिंटिंग का। इंडिया वालों को अगर हम बात, जब हम इंडियंस की बात करेंगे, अपने लोगों की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, या प्रिंट क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ न्यू डिबेट एंड डिस्कशन, पीपल बिगिन क्वेश्चनिंग सम एस्टैब्लिश्ड नोशन ऑफ रिलीजन। मतलब अब देखो, जो नए लोग थे, जितने भी नए लोग थे, वो बुक्स बना रहे थे, अपने हिसाब से कहानियां लिख रहे थे और प्रिंट करवा रहे थे और छाप रहे थे, और मार्केट में बिक रही थी, लोग पढ़ रहे थे। ये तो हो गए नए वाले लोग। अब जो ओल्ड वाले लोग थे, वो लोग जो है वो डर गए। क्यों? क्योंकि ये जो नई वाली बुक्स थी ना, ये इनकी जो पुरानी बुक्स थी, ये उसको खराब ना कर दे, इसलिए वो लोग फियरफुल हो गए, डर गए कि भैया ये जो नई बुक्स आ रही है ना, ये पुरानी ओल्ड जो नोशंस हैं, नोशंस मतलब होते हैं जो उनके रूल्स लिखे गए हैं या उनके जो कल्चर हैं, वो सब जो है ओल्ड जो नोशंस हैं, वो उन सबको खराब कर रहे हैं नए वाले लोग। तो ये जो पुराने लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा डर गए थे। अब ये लोग कौन से लोग थे, मैं बताती हूँ आपको। ये लोग थे ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स होते हैं जो पुराने अपने कल्चर में ही फंस के रह जाते हैं बेचारे। मतलब कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए घर से, और बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स तो आपको पता ही होगा कि ऑर्थोडॉक्स यार, जो नहीं हमारा धर्म ये कहता है तुम यही करो, ये दिस काइंड ऑफ पीपल आर ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, जो समय के साथ बदलना जल्दी से पसंद नहीं करते हैं। तो क्या हो गया था, वहाँ पे एक चैलेंज जैसा आ गया था। कहाँ? यूरोप की बात हो रही है अभी तो चैलेंज हो गया था, क्योंकि वो डरते थे। वो देर वॉज अ फियर ऑफ द डिस्टर्बेंस। किसका डर था? कि डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्टर्बेंस इन ओल्ड ऑर्डर। जो उनके पुराने तरीके हैं ना, वो जो उनके पुराने तरीके हैं, ये वाले, ये सारे, ये डिस्टर्ब हो जाएंगे ये नए तरीके आने से। उन लोगों को इस चीज़ का डर था। अब क्या हुआ, अब ये कौन से लोग थे, अगर हम इनकी बात करते हैं, ऑर्थोडॉक्स तो थे, इनका नाम मतलब कुछ पर्टिकुलर इनका वो भी होगा ना। तो क्या होते हैं, ये थे बेटा रोमन चर्च के लोग, ठीक है, रोमन चर्च के लोग, रोम के लोग थे। तो इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, और ये इनफैक्ट आपको मैं बताऊं तो ये पहला प्रोटेस्ट था इन लोगों की लाइफ का, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन इन
क्रिश्चियनिटी। तो ये जो था ये इनका पहला वो था, प्रोटेस्ट था। प्रोटेस्ट मतलब होता है किसी भी चीज़ के अगेंस्ट जाना कि ये चीज़ हम नहीं होने देंगे, ठीक है। और बिकॉज ऑफ द प्रिंट कल्चर, किसकी वजह से इन्होंने ये प्रोटेस्ट किया था? प्रिंट कल्चर की वजह से इन्होंने ये प्रोटेस्ट किया था। ओके, तो द रोमन चर्च फेल्ट ट्रबल ऑफ बाय न्यू आइडियाज विच रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स ऑफ फेथ। इट इवन स्टार्टेड टू मेंटेन एन इंडेक्स। और इन लोगों ने क्या किया पता है, रोमन चर्च वालों ने, जो इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, इन्होंने ना एक इंडेक्स बनाना स्टार्ट किया। हमारे बुक्स सबसे पहले पेपर पेज पे होता है ना एक इंडेक्स, वो इन्होंने बनाना स्टार्ट किया, जहाँ पे लिखा होता है सीरियल नंबर, फिर टॉपिक, फिर डेट आई थिंक, या सिग्नेचर, ठीक है, जो ऐसे करके हम लोग लिखते हैं और यहाँ पे साइन वाइन होता है, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने इंडेक्स बनाना स्टार्ट किया। किसका इंडेक्स बनाया उन्होंने बताया? यू वोंट बिलीव दैट, इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। प्रोहिबिटेड बुक्स मतलब होता है वो बुक जिनको हमने बंद करवाया, स्टॉप करवाया। और कब से इन्होंने बनाना स्टार्ट किया? फ्रॉम 1558 में इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ तक तो ये टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। द विच वॉज दैट टॉपिक? द टॉपिक वॉज रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट। अगला टॉपिक है हमारा द रीडिंग मेनिया। क्या लिख रही हूँ? द रीडिंग मेनिया। मेनिया मतलब होता है किसी भी चीज़ की आदत लग जाना, जैसे मेरे को मैगी की है। आदत तो नहीं है बट अच्छी लगती है। चलो, द रीडिंग मेनिया। द लिटरेसी लेवल्स इम्प्रूव थ्रू 17th एंड 18th सेंचुरी यूरोप। यूरोप में, यूरोप की ही बातें हो रही है अभी तो हमारी ज़िंदगी में ठीक है। यूरोप में क्या हुआ? 17th और 18th सेंचुरी में जो है प्रिंट लिटरेसी लेवल जो है, लिटरेसी मतलब मैंने आपको बताया था पढ़े लिखे लोगों का, लोग जो लिटरेसी मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, लिटरल लोग, लिटरेसी जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, इम्प्रूव हो गया था। क्यों इम्प्रूव हुआ था? अरे भाई, जब मार्केट में इतनी सस्ती बुक्स मिल रही है और इतनी अच्छी अच्छी मज़ेदार कहानियाँ मिल रही हैं लोगों की, तो पढ़ेंगे तो सही, कब तक दूसरों से पढ़वाते रहेंगे? जैसे हमने यहाँ देखा था ना कि इलिटरेट लोग लिटरेट लोगों से पढ़वाते, तो कब तक पढ़वाएंगे यार, खुद भी एक दिन पढ़ना चालू कर देंगे। तो इसकी वजह से जो है ये रेट जो है इम्प्रूव हो गया था पढ़े लिखे लोगों का। तो उस टाइम की ये हालत थी कि भैया 18th सेंचुरी के अंत तक आते आते, 18th सेंचुरी के अंत तक आते आते, एंड तक आते आते 60 to 80% जो लोग थे ना, सम पार्ट्स ऑफ यूरोप, यूरोप के कुछ पार्ट्स में, ठीक है, वो हाई हो गए थे। मतलब 60 to 80% लिटरेसी लेवल बढ़ गया था 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते यूरोप के अंदर, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था पता है आपको? हमारे यहाँ कैसे सब्जी वाला आता है, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, आलू ले लो, बैंगन ले लो, वहाँ पे बुक सेलर्स एम्प्लॉयड पेडलर्स। जो बुक सेलर्स थे ना, जो दुकान वाले थे, उन्होंने पेडलर्स को अपॉइंट किया, ठीक है। एम्प्लॉय किया मतलब अपॉइंट किया, उन्होंने बुलाया और ऐसा बोला कि आप जो है वो घूमो जगह जगह, गांव गांव, गली गली यूरोप के अराउंड, रोम्ड अराउंड विलेजेस, गांव में घूमो और क्या करो? सेल बुक्स, बुक ले लो, जैसे सब्जी वाले बेचने आते हैं ना, इस तरीके से बुक्स बेची गई यूरोप में। अच्छा, अब इन लोगों ने क्या बुक्स पढ़ी हैं आपको पता है? जो ये लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे ना बुक्स पढ़ने में, यूरोप में इतना लिटरेसी लेवल बढ़ गया था। एक तो इन्होंने, ये जो रोज़ के पढ़ने वाले लोग थे, एक तो इन्होंने पढ़ा बेटा, क्या पढ़ा? पीरियोडिकल्स पढ़े। पीरियोडिकल्स होता है जो, जिसमें आप कह सकते हो कि डेली वहाँ के बारे में लिखा जाता है, जैसे हम आज के टाइम में न्यूज़ पढ़ते हैं, उस तरीके की एक बुक आती थी, ठीक है। नॉवेल्स पढ़े, नॉवेल्स तो आपको पता ही होगा, कहानी, एक ही कहानी पे पूरी बुक लिखी जाती है, उसे नॉवेल बोलते हैं। फिर एल्मेनेक मतलब होता है जिसमें ये साल में एक बार रूल्स लिखे जाते हैं इसमें, और अगले साल नए रूल्स लिखे जाते हैं, ठीक है, साल भर के रूल्स लिखे जाते हैं एल्मेनेक में। तो ये सब चीज़ें जो हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग पढ़ना पसंद करते थे। तो ये क्या बन गया था? दैट बिकेम द स्टेपल मतलब होता है जिसकी आदत लग जाती है, मेन बन गया था। पीरियोडिकल्स, नॉवेल्स एंड एल्मेनेक। एल्मेनेक बता ही दिया मैंने आपको, है ना। तो अभी क्या हुआ, इस चीज़ की वजह से मैं उसमें बता देती हूँ आपको,
इस चीज़ की वजह से जो अब देखो इतनी सारी चीज़ें छप रही हैं कि गांव में क्या हो रहा है, गली गली क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, नॉवेल्स एल्मेनाक ये सब आने लग गया ना। तो दो लोग होते हैं इंटेलिजेंट लोग होते हैं, माने जाते हैं, वो होते हैं साइंटिस्ट जो नए नए चीज़ों के आविष्कार करते हैं। और दूसरा होता है फिलोसोफर्स। फिलोसोफर्स भी आपको पता ही होगा, जो मतलब फिलोसफी जो अपनी झाड़ते हैं सॉरी, मतलब जो लोग ये बताते हैं कि चांद के बारे में भी कोई हर चीज़ पे उनके ऊपर एक फिलोसफी लिख देते हैं वो, ठीक है, बेसिक रीज़न लिख देते हैं। बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स। तो इन दोनों की जो सोच होती है ना, पहले तो ये घर तक ही रहती थी, क्योंकि हम लोग ये सब हमारे पास था नहीं, तो इनके आस पड़ोस को ही पता चल पाती थी कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसने इस चीज़ का आविष्कार किया है, और ये देखो इसने ऐसा बनाया है, ये ऐसा इस चीज़ के लिए फिलोसोफर ये वाला जो बंदा है ये ऐसे सोचता है। लेकिन अब क्या होने लग गया, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें प्रिंट होने लग गई, तो सिर्फ इन दोनों का जो इन दोनों की जो थिंकिंग थी या आविष्कार थे या जो कुछ भी था, वो लोगों के बीच में आना शुरू हो गया। तो दैट बिकेम द एसेसिबल टू द कॉमन पीपल। ऑलराइट, एसेसिबल मतलब होता है कि अप्रोचेबल, कि जो कॉमन पीपल है ना, वो आराम से, जो कॉमन पीपल हैं वो प्रिंटिंग की हेल्प से इन दोनों की बातें समझ सकते थे, इन दोनों की चीज़ें पढ़ सकते थे। तो दैट बिकेम एसेसिबल टू कॉमन पीपल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस में किस तरीके से रेवोल्यूशन आया। वेल काफ़ी जो हिस्टोरियंस हैं, मतलब जो पुरानी चीज़ों में बिलीव करते हैं और जो पुरानी बातें हमें जिन्होंने बताई हैं, वो ये मानते हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, जो फ्रांस में बदलाव आया, वो काफ़ी हद तक प्रिंट कल्चर की वजह से ही आया था। क्योंकि प्रिंट कल्चर ने क्या किया, जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे ना, एनलाइटनमेंट थिंकर्स होते हैं जो देखो जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा होते हैं और जिनको मुक्ति मोक्ष इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे उन्होंने अपने व्यू पॉइंट जो है बुक्स में लिखने स्टार्ट किए, ठीक है, तो प्रिंट करने स्टार्ट किए। तो ये जो दीज थिंकर्स गेव क्रिटिकल कमेंट्री ऑन ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन एंड डिपोटिज्म। इन्होंने जो है एनलाइटनमेंट थिंकर्स में जो इन्होंने प्रिंट किया ना, उसमें अलग अलग इन्होंने कमेंट्स किए, किसके ऊपर? ट्रेडिशन कल्चर्स के ऊपर या सुपरस्टिशन के ऊपर। सुपरस्टिशन तो आप सबको पता ही होगा कि भैया बिल्ली रास्ता काट गई है, आगे मत जाओ वरना आप शगुन होगा, इसे सुपरस्टिशन बोलते हैं। मतलब अंधा क्या बोलते हैं उसको, अंधविश्वास, उसको सुपरस्टिशन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको? सुपरस्टिशन। तो जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे ना, इन्होंने बहुत सारे कमेंट्स लिखे अपनी प्रिंटिंग में। वो कमेंट्स किस किस के ऊपर लिखे थे? सुपरस्टिशन के ऊपर, ट्रेडिशन कल्चर के ऊपर भी उन्होंने, कि जो इन लोगों का कल्चर है वो ऐसा है वैसा है जो भी है। तो इसमें जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे ना, उसमें दो लोगों का मेन नाम आता था। एक का नाम था उसमें वॉल्टेयर और एक का नाम था उसमें रॉस, ठीक है। तो एक रॉस और एक वॉल्टेयर, ये मेन थे, वर अमंग द प्रोमिनेंट एनलाइटनमेंट थिंकर्स। प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रिंट की वजह से डिबेट का कल्चर बढ़ गया था, लोग डिबेट करना स्टार्ट हो गए थे, है ना, कि ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो द जर्नल पब्लिक बिगेन टू डिस्कस द वैल्यूज। अब इसकी वजह से क्या हो गया, देखो अब आज तक तो जो जहाँ था वो वहाँ था, किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, नॉर्मल अपनी ज़िंदगी, सुबह उठते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे रात को अपने काम पे जाकर, ठीक है। लेकिन अब प्रिंट आ गया तो लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, तो लोगों के अंदर जर्नल अवेयरनेस बढ़ती चली गई। फिर इसकी हेल्प से क्या हुआ, तो जो जनरल पब्लिक थी ना, जो आम लोग थे, तो जो जनरल पब्लिक थी उन्होंने बिगिन किया, शुरुआत करी, किस चीज़ की शुरुआत करी? डिस्कस करने का शुरुआत किया। डिस्कस मतलब आपस में बैठ के बातें की, खूब सारी। किसके बारे में बातें की? वैल्यूज़ के बारे में। वैल्यूज़ मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वैल्यू सिस्टम, मॉरल वैल्यूज़, ये वैल्यू वो वैल्यू, मार्केट में ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों के घर में ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, सब वैल्यूज़ को डिस्कस किया जनरल पब्लिक ने, जो आज तक
ज़्यादा शो नहीं होती थी, वो अब शो होने लग गई प्रिंट की वजह से। इस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। ठीक है, फिर क्या हुए नॉर्म्स। नॉर्म्स मतलब मैंने आपको बताया, ये रूल्स रेगुलेशंस के बारे में डिस्कशन हुए, ऐसा नॉर्म बनना चाहिए, ऐसा नहीं बनना चाहिए, ये सब। और किसके बारे में डिस्कशन हुआ पता है? इंस्टीट्यूशंस के बारे में। इंस्टीट्यूशंस मतलब जो ज्ञान शिक्षा बांटते हैं, इंस्टीट्यूशंस। एंड ट्राइड टू रीएवेल्यूएट द इस्टेब्लिश नोशंस। और जनरल पब्लिक ने क्या किया पता है? धमाकेदार। और इन्होंने ये किया कि हमें जो री इवैल्यूएट करना है, री इवैल्यूएट मतलब दोबारा से लिखना है। इवैल्यूएट, री इवैल्यूएट मतलब दोबारा से लिखना है। क्या लिखना है? जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड नोशंस है, जो ऑलरेडी लिखे हुए रूल्स है, जो ऑलरेडी लिखी हुई चीज़ें हैं, उनको हम दोबारा लिखवाएंगे आपस में डिस्कस करके। क्या क्या चीज़ें उन्होंने डिस्कस करी? फ्रांस की बात हो रही है। वैल्यूज़, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस रीवैल्यूएट किया डिस्कस कर करके। इस्टेब्लिश नोशन, जो ऑलरेडी रूल्स लिखे हुए थे, जो ऑलरेडी उनके प्रिंसिपल्स थे, उन सबको रीइवैल्यूएट करवाया कि दोबारा लिखो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था पता है? बाय द 1780s देयर वाज अ सर्ज अ लिटरेचर विच मॉक द रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज्ड मोरालिटी। मतलब 1780 1780 में क्या हुआ था? जो ये अमीर अमीर लोग होते हैं ना, रॉयल जो लोग होते हैं, उस देखो सारे एक जैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ तो होते ही हैं। तो जो रॉयल लोग होते हैं ना, वो ऐसे करते थे, हम तो यही करेंगे, हम तो यहीं पे बैठेंगे, हम तो कॉफ़ी शॉप पे बैठ के ही बुक्स रीड करेंगे, हम तो लाइब्रेरी में जाके ही बुक्स रीड करेंगे। तो इन लोगों को जो है प्रिंट कल्चर में ये इतनी हिम्मत बढ़ गई थी सबकी। पहले तो कोई किसी के खिलाफ बोलता नहीं था, लेकिन 1780 के आसपास क्या हुआ, 1780 से लेकर क्या हुआ, रॉयल जो लोग थे ना, उन लोगों को क्रिटिसाइज भी किया गया। क्यों? क्योंकि वो कभी कभी क्या करते थे? क्रिटिसाइज किया गया। क्या क्यों किया गया? उनको इसलिए क्रिटिसाइज किया गया कि वो बहुत ज़्यादा टशन करते हैं, टशन खा जाते हैं। समझ गए? ये अपने ओन प्लेजर में ही रहते हैं, हमेशा अपने प्लेजर में ही रहते हैं। ठीक है, और उसके एट द एक्सपेंस ऑफ कॉमन पीपल। मतलब रॉयल जो लोग होते हैं, उन लोगों के पास देखो, उन लोगों के पास लोग मेहनत करते हैं, किसान मेहनत करते हैं, तब जाके रॉयल लोगों को खाना मिलता है। इस तरीके से ही है ना। तो मतलब कॉमन पीपल की मेहनत काफ़ी होती है, तो रॉयल लोग जो हैं उसके ऊपर डिपेंड हैं। और ऐसा मतलब लोगों ने ऐसे ऐसे क्रिटिसाइज़ किया प्रिंटिंग में। ठीक है, कॉमन किसको क्रिटिसाइज़ किया? रॉयल लोगों को क्रिटिसाइज़ किया। दैट वॉज ऑल अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, अब आया बात 19th सेंचुरी की, कर लेते हैं। ओके, 19th सेंचुरी में क्या हुआ था? 19th सेंचुरी में ये हुआ था, देयर वाज अ वास्ट लीप इन मास लिटरेसी रेट इन 19th सेंचुरी। दिस ब्रॉट अ लार्ज नंबर्स ऑफ न्यू रीडर्स अमंग चिल्ड्रन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो यूरोप में लिटरेसी रेट था वो बढ़ गया था, जिसकी वजह से रीडर्स भी बढ़ गए थे। बताया ना मैंने आपको। ऑफकोर्स ये बात है, अगर पढ़े लिखे लोग बढ़ रहे हैं तो रीडर्स बढ़ेंगे। रीडर्स बढ़ेंगे तो किसकी क्या होगा? फिर प्रिंटिंग में हेल्प होएगी, प्रिंटिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रिंटिंग बढ़ेगी तो जो अब ये जो लिटरल जो लोग थे ना, जो पढ़े लिखे लोग थे, उसमें बच्चे भी थे, चिल्ड्रन भी थे, उसमें औरतें भी थी, और उसमें जो काम करते थे ना लोग, वर्कर्स भी थे। ठीक है, वर्कर्स भी इनफैक्ट पढ़े लिखे होने लग गए थे। तो अब जो बुक्स लिखी जाती थी ना, वो ऐसे लिखी जाती थी, जो प्रिंटर्स होते थे जो बुक्स छापते थे, वो उसमें से वो लाइनें डिलीट कर देते थे जो बच्चों के पढ़ने लायक नहीं होती थी। ऑफ कोर्स ये बात है, अगर आज हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? गाली देंगे कभी भी बच्चों के सामने? नहीं देंगे ना, क्योंकि बच्चे हमसे सीखेंगे। तो ऐसी प्रिंटिंग जो बुक्स होती थी ना, उसमें से जो प्रिंटर्स होते थे वो वर्ड्स ही डिलीट, वो शब्द डिलीट कर देते थे और उनकी जगह ऑल्टरनेट करके कोई और शब्द लिख देते थे, क्योंकि बच्चे वो बुक्स पढ़ रहे हैं। ये 19th सेंचुरी के बारे में। और उस टाइम पे क्या लिखा गया था, वही मैं आपको बता रही थी। फॉक टेल्स मतलब कहानियाँ लिखी गई थी, बच्चों से रिलेटेड भी लिखी गई, वैसे नॉर्मली भी लिखी गई, और बच्चों से रिलेटेड कैसे, जो कि बच्चों को सूट करे, सूट द चिल्ड्रन, जो बच्चों को सूट करे, ऐसी बुक्स भी लिखी गई थी। ठीक है, और जो इधर क्या हुआ था यूरोप में भी, कि मैनी वुमेन, काफ़ी औरतें भी क्या बन गई थी? राइटर्स बन गई थी। लिखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और लीडिंग लाइब्रेरीज विच हैड बीन एग्जिस्ट इन 17th सेंचुरी बिकेम द, और जो लीडिंग लाइब्रेरीज, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती थी ना शहरों में यूरोप के, तो वहाँ पे जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती थी
वो 17th सेंचुरी में हब बन गई थी, मतलब मेन अड्डा बन गई थी। किसके? वाइट कॉलर पीपल के। वाइट कॉलर पीपल कौन होते हैं? वाइट कॉलर वर्कर्स, जो जिनका कॉलर्स वाइट होते हैं ठीक है, मतलब जैसे पायलट है, पायलट की जॉब कैसी है? वाइट कॉलर जॉब है। अगर मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको बताऊं तो मतलब वाइट कॉलर जॉब होती है जिनको सिर्फ याद दिलाने के लिए, हाँ, मतलब जो प्रेस्टिजियस जॉब होते हैं, जिसमें प्रेस्टीज होती है, ठीक है। अब जैसे पायलट है, उसको पसीना आएगा? नहीं आएगा। पसीना नहीं आएगा, उसके वाइट कॉलर खराब होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा एसी में रहता है, वो ज़्यादा लेबर वर्क नहीं करता है, फिजिकल वर्क नहीं करता है। तो वाइट कॉलर जॉब कौन सी जॉब होती है? प्रेस्टिजियस जॉब होती है, माइंड की जॉब होती है बेसिकली, ठीक है। उसमें आपको कुछ हाथों से फिजिकल मेहनत नहीं करनी होती। और हब बन गया था, अड्डा बन गया था एक तो वाइट कॉलर पीपल का, और बन गया था ये वर्क किसका बन गया था? लोअर मिडिल क्लास पीपल का। जो लोअर मिडिल क्लास पीपल थे वो लोग भी इनफैक्ट लाइब्रेरीज में आके पढ़ना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। दैट वॉज अबाउट द 19th सेंचुरी। आगे भी कुछ इनोवेशंस हुआ, फर्दर इनोवेशंस हम कहते हैं बदलाव को, अच्छे बदलाव जो आए, ठीक है। तो जो फर्दर इनोवेशन हुए वो अगर हम उनके बारे में बात करें तो एक बंदे का नाम था जिसका नाम था रिचर्ड एम हो, ठीक है। ये कहाँ के थे? ये बंदे जो थे ये न्यूयॉर्क के थे। और इन्होंने एक जो है सिलेंड्रिकल मिड 19th सेंचुरी में इन्होंने एक सिलेंड्रिकल प्रेस का आविष्कार किया। जो सिलेंड्रिकल प्रेस कैसी थी? ये एक ऐसी प्रेस थी बेटा जिससे 8,000 शीट्स पर आवर, हर एक घंटे में छप सकती थी, प्रिंट हो सकती थी। और इसके थोड़े टाइम बाद ही, जैसे ये तो मिड 19th सेंचुरी में आई सिलेंड्रिकल प्रेस, लेकिन लेट 19th सेंचुरी मतलब 19th सेंचुरी के अंत तक आते आते एक ऐसी प्रेस आई जो कि जिसको बोला गया ऑफ सेट प्रेस, ठीक है। ये जो प्रेस थी ना, ये 6 कलर्स एट अ टाइम प्रिंट कर सकती थी। 6 कलर्स प्रिंट कर सकती थी एट अ टाइम, एक टाइम के अंदर 6 तरीके के कलर्स प्रिंट हो सकते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? फिर पहले तो ऐसी सिलेंड्रिकल प्रेस आई, ठीक है। फिर सिलेंड्रिकल प्रेस के बाद ऑफसेट प्रेस आई। फिर ऑफसेट प्रेस के बाद जो है ना, धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल प्रेस भी आना स्टार्ट हो गई। इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड प्रेस भी आना स्टार्ट हो गई। और धीरे धीरे करके ऐसे ही प्रिंटिंग का जो कल्चर है वो बढ़ता चला गया, ठीक है। अब है नई स्ट्रैटेजीज टू सेल बुक्स। देखो, जितनी सस्ती चीज़ें बिकेंगी ना, उतना ज़्यादा धीरे धीरे करके प्रॉब्लम आएगा। तो क्या हुआ? वो ग्रेट डिप्रेशन भी आया था इसमें, मैं अभी दिखाती हूँ आपको कैसे। तो जो है ना, बुक्स नहीं मतलब छप तो बहुत सारी रही थी अब, क्योंकि इतनी सारी तरीके से बुक्स छपने लग गई। लेकिन अब क्या हो गया बेटा, बिकनी इतनी अब हद तक ही तो बिकेंगी, जितने इंसान है उतनी तो बुक्स खरीदेंगे, बुक खरीदते थोड़ी न रहेंगे सुबह शाम, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ, फिर इन्होंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाई, न्यू स्ट्रैटेजीज टू सेल बुक्स, मतलब बुक्स को बेचने की नई नई स्ट्रैटेजीज अपनाई। तो सबसे पहले इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, जो मैंने बताया था ना, पीरियोडिकल्स आते थे इनके, न्यूज़पेपर टाइप्स, उसमें इन्होंने नॉवेल्स के पार्ट्स लिखने स्टार्ट किए। कब की बात कर रही हूँ मैं? ये 19th सेंचुरी की। नॉवेल्स के पार्ट मतलब जैसे एक लंबी सी कहानी है, एक ही स्टोरी होती है ये पूरी, है ना। तो इसका थोड़ा सा पार्ट एक पीरियोडिकल में डाल दिया, थोड़ा सा पार्ट दूसरे पीरियोडिकल में डाल दिया, थोड़ा सा पार्ट तीस। अब लोगों को इंटरेस्ट आने लग गया कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो लोगों ने ये पढ़ना स्टार्ट किया और ख़रीदना स्टार्ट किया, ठीक है। तो पीरियोडिकल्स में ये तो पहली न्यू इनकी स्ट्रैटेजी थी बेचने की बुक्स को, क्योंकि अब बुक्स इतनी ज़्यादा थोड़ा ना बिकेंगी यार पर 24 घंटे ठीक है। फिर 1920 में क्या हुआ था? 1920 में इंग्लैंड के अंदर की बात बता रही हूँ मैं आपको। हाँ, तो इंग्लैंड में क्या हुआ था 1920 में कि जो बुक्स जो सोल्ड होती थी ना, वो चीप सीरीज़ में होती थी। जैसे सीरीज़ मतलब शिलिंग सीरीज़। देखो, जैसे अभी हमारे पास कैसे नोट होता है, 5 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, 11 रुपये, 11 थोड़ी ना होता है,
20 रुपए का नोट, इस तरीके से। ऐसे ही वहाँ पे शिलिंग्स होती थी, शिलिंग सीरीज होती थी। तो चीप सीरीज में 1920 में बिकनी स्टार्ट कर दी थी, ताकि जल्दी जल्दी हमारी बुक्स बिकना स्टार्ट हो जाए, नॉट हमारी, यूरोप वालों की। फिर जो ये बुक्स होते हैं ना, उसका हमारे ऊपर ऐसे कवर आता है, आपको पता है, उसको डस्ट कवर बोलते हैं। तो पहले तो क्या, बुक्स पर ऐसे करके अकॉर्डियन बुक्स की तरह साइड से प्रिंट कर देते थे, अब डस्ट कवर भी आने लगा है, उसको डस्ट कवर बोलते हैं हमारे यहाँ, उसको बाइंडिंग बोलते हैं, या फिर आप उसको बुक जो है जैकेट भी बोल सकते थे, पहले बोलते थे लोग। तो ये कब आने लगा है, 20th सेंचुरी में। आपको दिखाऊँ एक तरीके की बुक, आपको आइडिया हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो बाइंडिंग वाली, जो मोटा पहला कवर होता है बुक का, उसको डस्ट कवर और बुक जैकेट, ये भी एक तरीका, स्ट्रैटेजी बनाई इन्होंने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स जो है वो बिके। फिर इन्होंने क्या किया, चीप पेपर बैक बनाए, पेपर बैक एडिशंस बनाए, और एडिशंस वर ब्रॉट टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन द 1930। अब क्या हुआ था, 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन मतलब होता है कि डिप्रेशन हमेशा तब आता है 1930 में, डिप्रेशन हमेशा तब आता है जब हमारी जो प्रोड्यूस हो रही होती है ना चीज़ें, जो हम लोग बना रहे होते हैं, वो तो ज़्यादा हो रही होती हैं, और जो सेल हो रही होती है वो कम हो रही होती है, तो बस डिप्रेशन आ जाता है, समझ लो। इतना खतरनाक डिप्रेशन है, जगह जगह तो प्रिंटिंग हो रही थी, अब हर जगह थोड़ी ना खरीदते हैं लोग, तो बस अब क्या, तो ग्रेट डिप्रेशन तो आना ही आना था, ठीक है। तो ग्रेट डिप्रेशन आ गया। बस भाई यही था यूरोप के बारे में। अब हम अपने प्रिय देश भारत पे आ जाते हैं। अगर अब हम इंडिया की बात करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंडिया, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। चलो एक छोटू सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चाइना में वुड प्रिंट कौन लेके गया था, कोई भी नहीं, चाइना के खुद के लोगों ने वुड प्रिंट को किया था, स्टैब्लिश, मतलब खोज के लाए थे, ठीक है, दिमाग लगाया था। जापान के लोगों ने, वेयर इज द जापान, हियर इज द जापान, बुद्धिस्ट मिशनरीज, ठीक है, जापान में लेकर आए थे। अच्छा, यूरोप में कौन लेकर आए थे, एक अंकल लेकर आए थे जिनका नाम था मार्को पोलो, ठीक है। बस फिर तो यूरोप के बारे में कहानियाँ चलती रही भैया। फिर अब इंडिया में कौन लेकर आया, इंडिया में जो है ना बेटा, वो पोर्टुगीज लेके आए थे, पोर्टुगीज, ठीक है। पोर्टुगीज ये भी मिशनरी ही थे, ठीक है। पोर्टुगीज मिशनरीज मैंने आपको पहले बताया ही है क्या होता है। ये पोर्टुगीज मिशनरी लेकर आए थे, ब्रिंग प्रिंटिंग प्रेस को लेकर आए थे। कहाँ पे थी, कहाँ पे सबसे पहले लेकर आए थे, आपको पता है, पता ही होगा आधे ज़्यादा लोगों को, गोवा में लेकर आए थे, ठीक है। मिड कब लेकर आए थे, मिड 16th सेंचुरी में लेकर आए थे। तो अब देखो, अब ये है ना जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको रटनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि देखो, अब हमें बेसिकली हिस्ट्री में ना कहानियाँ याद होनी चाहिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन एक्सेप्शंस आर अवेलेबल एवरीवेयर, आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें रटनी भी पड़ती हैं हिस्ट्री में भैया। तो जो पहली बुक थी ना, फर्स्ट बुक जो थी, वो इंडिया में प्रिंट हुई थी कौन सी लैंग्वेज में, आपको पता है, कोंकणी लैंग्वेज में। केबीसी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पता है, इस टॉपिक में से। कोंकणी लैंग्वेज में पहली बुक प्रिंट हुई थी, और 1674 में 1674 से क्या हुआ था, 50 बुक्स हैड बीन प्रिंटेड इन कोंकणी एंड कन्नड़ लैंग्वेज। 50 बुक्स प्रिंट हुई थी, कौन कौन सी लैंग्वेज में, एक तो कोंकणी लैंग्वेज में और एक और लैंग्वेज में, विच वॉज कन्नड़ लैंग्वेज, ठीक है। जो कैथलिक प्रीस्ट थे ना, कैथलिक प्रीस्ट किसको बोलते हैं पता है आपको, कैथलिक प्रीस्ट मतलब होता है पुजारी। तो जो क्रिश्चियंस बेसिकली शायद, तो जो क्रिश्चियंस जो पुजारी वो लोग थे ना, जो उन लोगों ने प्रिंट की थी तमिल बुक सबसे पहले, ठीक है। प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक, तमिल की पहली बुक जो थी वो किसने प्रिंट की थी पता है आपको, कैथलिक प्रीस्ट ने, ठीक है। कब की थी, 1579 में की थी। कहाँ की थी, कोचीन के अंदर की थी, ठीक है। इन्होंने जो है, किसने, कैथलिक प्रीस्ट ने क्या किया था, द फर्स्ट ये 1579 में तो इन्होंने ये वाली तमिल की बुक एक इन्होंने प्रिंट करी, ठीक है। और फिर इन्होंने मलयालम की भी पहली बुक
प्रिंट करी थी, मलयालम बुक इन्होंने प्रिंट करी थी। कब करी थी? 1713 में। ठीक है, तो आपको पता चल गया जो कैथलिक प्रीस्ट थे इन्होंने एक तो तमिल बुक प्रिंट करी थी 1579 में और एक मलयालम बुक प्रिंट करी थी 1713 में। और ये दोनों ही बुक्स जो थी जो इन्होंने प्रिंट की थी ये तमिल बुक तमिल लैंग्वेज में और मलयालम लैंग्वेज में पहली बुक्स थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? फ्रॉम 1780 से क्या हुआ? एक अंकल जी आए जिनका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिकी। ठीक है, काफ़ी बड़ा नाम है। खैर, जेम्स ऑगस्टस हिकी इन्होंने क्या किया? इन्होंने बंगाल गेजेट या इसको एडिट किया। एडिट पता है आपको क्या किया? एडिट क्या होता है? जैसे बुक लिखी जाती है, ठीक है, उसके ये लिखी गई। बंगाल गेजेट वैसे न्यूज़पेपर था, लिखा गया। एडिटर क्या करता है? नहीं भाई साहब ये गलती है, आपने गलत लिख दिया, उसको हटा देता है। नहीं भाई साहब ये ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाना चाहिए, उसको हटा के रिप्लेस कर दिया। तो ये होता है एडिटर का काम। तो 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी थे जिन्होंने एडिट किया था। किसको एडिट किया था? बंगाल गेजेट को। और बंगाल गेजेट क्या थी? न्यूज़पेपर नहीं था, न्यूज़पेपर टाइप्स की एक मैगजीन थी। ठीक है, मैगजीन थी। और इन्होंने जो ये हिकी थे ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा था। इसने क्या किया? पब्लिश कर दिया। क्या चीज़ पब्लिश कर दी पता है? गॉसिप करना पब्लिश कर दिया। गॉसिप तो आप सबको पता ही होगा, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, और मतलब किसी की बुराइयां करना, ये सब करना। गॉसिप किया। और पता है किसके बारे में किया? अच्छा, एक बात और बता दूं, जब हमारे यहाँ कल्चर आया ना, ये प्रिंट कल्चर आया, उस दौरान ना हमारे इंडिया पे ना ब्रिटिशर्स का राज था। तो हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, वरना तो हम लोग और ज़्यादा डेवलप हो जाते बच्चों। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने राज किया। और तो इन्होंने पब्लिश की गॉसिप किसके खिलाफ की? इन्होंने सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, मतलब जो उनकी कंपनीज थी उस दौरान वहाँ पे, उनके खिलाफ इन्होंने गॉसिप की। और जो गवर्नर जनरल थे वहाँ के उस वक्त, गवर्नर जनरल जो उस वक्त वहाँ पे गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, उनको आ गया गुस्सा और उन्होंने हिकी को मारा मुक्का। तो क्या किया? परसिक्यूट कर दिया। परसिक्यूट मतलब होता है एक तरीके से पनिशमेंट टाइप्स और वार्निंग दे देना। ठीक है, और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स इनकरेज द पब्लिकेशन ऑफ द ऑफिशियली सैंक्शन न्यूज़पेपर्स टू प्रोटेक्ट द इमेज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने सबको ये बोल दिया कि, हिकी को भी बोला और सबको बोल दिया कि जो आप पब्लिश करो, चाहे आप जो भी पब्लिश करो, हमें नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन वो जो है वो कॉलोनियल जो गवर्नमेंट है ना इनका, उसके खिलाफ कुछ हुआ ना तो बेटा बैंड बजा देंगे हम आपकी। किसने बोला? वॉरेन हेस्टिंग ने हिकी को बोला और बाकी सभी प्रिंट वालों को बोल दिया। कॉलोनियल गवर्नमेंट बेसिकली क्या होता है? एक ऐसी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है एक ऐसी गवर्नमेंट जो एक दूसरी गवर्नमेंट को या एक दूसरे देश को आप कह सकते हो क्या करती है? वो रूल करती है। ठीक है, तो हमारे ऊपर रूल कौन कर रहा था उस वक्त? ब्रिटिशर्स कर रहे थे। तो हमारे ऊपर किसका राज चल रहा था? कॉलोनियल गवर्नमेंट किसकी थी? वो ब्रिटिशर्स की थी। ठीक है, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ एक भी चीज़ आप नहीं छाप सकते हो। ये किसने बोला था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने बोला था। किसको बोला था? मुझे तो नहीं बोला था, हिकी को बोला था। क्या नाम था उनका पूरा? जेम्स ऑगस्टस हिकी। ओके, तो द नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर वॉज द वीकली बंगाल गेजेट। तो अब देखो, मैंने बोला था ना न्यूज़पेपर था, ये न्यूज़पेपर की तरह ही था। तो अगर हम ये केबीसी में क्वेश्चन आया था, क्या आया था? कि फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर कौन सा था? तो जो पहला न्यूज़पेपर था ना, इंडियन न्यूज़पेपर, वो हफ्ते में एक बार आता था और उसका नाम था बंगाल गेजेट। ठीक है, और ये देखो मैंने बताया था एडिटर थे जेम्स ऑगस्टस, मैंने ये नहीं कहा था इन्होंने लिखा है न्यूज़पेपर। कौन थे? एडिटर थे। तो अब ये लिखा किसने था मैं आपको बताऊं? ये लिखा था गंगाधर भट्टाचार्य ने। ठीक है, तो ये जो न्यूज़पेपर है ये गंगाधर भट्टाचार्य ने लिखा और एडिट किया था जेम्स ऑगस्ट ने, जब उन्होंने डांट खाई थी वॉरेन हेस्टिंग्स से। ठीक है, तो प्रिंट कल्चर हेल्प इन इनिशिएटिंग न्यू डिबेट। अब देखो भाई, डिबेट वहाँ भी आई थी, डिबेट यहाँ भी आई। अब लोगों ने क्या किया?
जो ये प्रिंट कल्चर है ना, ये सब आप एग्जाम में लिख देना, सब भर देना, ऐसे फूल वूल बनाकर ही लिखना, ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। मतलब फूल तो नहीं, सॉरी, ये ऐसे ऐसे करके हाईलाइट कर करके, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बॉक्स में ले आना। वो मैं आपको किसी और वीडियो में किसी और दिन बताऊंगी कैसे लिखना चाहिए बोर्ड में, अच्छे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सो प्रिंट कल्चर क्या क्या लेकर आया? डिबेट लेकर आया। बेसिकली अब डिबेट किस चीज़ पे चालू हो गई? इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या आपको मिलता है देखने को? ऑफ कोर्स रिलीजन्स। तो रिलीजियस डिबेट ऑन रिलीजियस टॉपिक, सोशल टॉपिक्स के ऊपर डिबेट आई, पॉलिटिकल इश्यूज पे डिबेट आई। पॉलिटिकल तो आप सभी को मालूम ही है, पॉलिटिकल इश्यूज, कौन सी पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, ये गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट, फलाना ठिकाना, ठीक है। तो ये सब आ गई इंडिया में। प्रिंट जो है इन तीन चीज़ों को लेकर आया, ठीक है। मैनी एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिस वर क्रिटिसाइज। कितनी सारी ऐसी प्रैक्टिस थी जो रिलीजियस प्रैक्टिस हो ही रही थी। जैसे मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल, हिंदू की प्रैक्टिस, फिर मुस्लिम्स की प्रैक्टिस, फिर पंजाबीज़ की प्रैक्टिस, फिर क्रिश्चियनिटी की प्रैक्टिस, कितनी सारी प्रैक्टिस, ठीक है। जो नॉर्मल, जो डेली यूज में चल रही थी ना प्रैक्टिस, उनको क्या किया गया? क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिसाइज किया गया मतलब नहीं ये गलत है, ऐसा मत करो। तो लोगों के अंदर लिखने की हिम्मत आ गई, ठीक है। अब एक बंदे थे यहाँ पे इंडिया में जिनका नाम था राम मोहन रॉय, ठीक है, राम मोहन रॉय। इन्होंने पब्लिश किया, क्या पब्लिश किया? एक ऐसी चीज़ पब्लिश की, इन्होंने पब्लिश किया जिसका नाम था संबद्ध कौमुदी, ठीक है। कब पब्लिश किया था? फ्रॉम 1821 से लेके आगे तक इन्होंने ये पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। ये क्या पब्लिश करते थे आपको पता है? ये क्रिटिसाइज करते थे। किसको क्रिटिसाइज करते थे? ये करते थे ऑर्थोडॉक्स व्यूज़ को। ऑर्थोडॉक्स मैंने आपको पहले भी बताया है, ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने विचार। तो जो ये पुराने विचार थे ना, ये उनको जो है क्या करते थे? क्रिटिसाइज करते थे कि राम मोहन राय कि भैया ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, या ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बेटे ही कमा सकते हैं, बेटियां नहीं कमा सकते। तो ऑल दीज थिंग्स ही हैड ऑलरेडी व्हाट क्रिटिसाइज। नाउ इन्होंने बेसिकली किसको वो शिकार बनाया था क्रिटिसाइज करने में? हिंदुइज्म को, ठीक है। हिंदुइज्म, उनको ऐसा लगा था कि हिंदू लोग ज़्यादा क्रिटिसाइज ऑर्थोडॉक्स हैं, तो उन्होंने उनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था। द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशन द समाचार चंद्रिका टू काउंटर हिज ओपिनियंस। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने किस चीज़ के अंदर अपने ऑर्थोडॉक्स लोगों को इन्होंने क्रिटिसाइज किया? किस चीज़ के अंदर आपको पता है? उसका नाम था समाचार चंद्रिका। तो समाचार चंद्रिका नाम की एक बुक, नहीं न्यूज़पेपर कह लो आप, ठीक है, पीरियोडिकल था एक। तो उसके अंदर इन्होंने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया हिंदुज़म लोगों को। तो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशन द समाचार चंद्रिका टू काउंटर्स ओपिनियंस इन 1822, पब्लिकेशन ऑफ 2 पर्शियन न्यूज़पेपर्स है। अब 1822 में पर्शियन न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए, ठीक है, 1822 के अंदर। सबसे पहले उसका एक नाम था जाम-ई-जहान नामा, ठीक है, एक तो ये हुआ, और दूसरा था शमसूल अकबर। तो ये 1922 में 2 पर्शियन न्यूज़पेपर जो हैं इन्होंने पर्शियन लोगों ने डाले, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो उलामा बिगेन टू पब्लिश चीप लिथोग्राफिक प्रिंट्स विच कंटेन पर्शियन उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ होली स्क्रिप्चर्स। जो उलामा थे, उन्होंने जो होली स्क्रिप्चर्स होते हैं ना, होली स्क्रिप्चर्स मतलब कुरान, और है ना, जैसे अलग अलग स्क्रिप्चर्स होते हैं। हिंदुओं का गीता होता है, गुरु ग्रंथ साहिब होता है पंजाबियों का,
दैट टाइप्स। तो उलामा ने ऐसी होली स्क्रिप्चर्स जो कि कौन कौन से इन्होंने लिए थे, 2 होली स्क्रिप्चर्स लिए थे जिन्होंने इनको ट्रांसलेट किया था, सस्ते में इन्होंने छाप दिया था उसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खरीद सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने में आ सके वो चीज़ें। ठीक है, तो एक तो पर्शियन होली स्क्रिप्चर लिया था और उर्दू ट्रांसलेशंस और पर्शियन ट्रांसलेशंस इन्होंने किया था। ठीक है, दे ऑल्सो पब्लिश रिलीजियस न्यूज़पेपर्स। और इन्होंने और क्या किया था, उलामा ने होली स्क्रिप्चर्स तो इन्होंने ट्रांसलेट किए ही थे, और इन्होंने एक चीज़ और की थी, पब्लिश कर दिए थे, पब्लिश रिलीजियस न्यूज़पेपर्स। रिलीजियस मतलब धर्म के, रिलीजियस न्यूज़पेपर्स एंड ट्रैक्ट्स, वही मतलब जिसमें सारी चीज़ें वो लोग लिख देते थे अपने धर्म की। ठीक है, तो 1867 की बात है। 1867 में देवबंद सेमिनारी, देवबंद है ना, ये यूपी के अंदर है, एक ज़िला कह लो आप। ठीक है, तो देवबंद यूपी के अंदर है। 1867 में वहाँ पे एक देवबंद सेमिनारी स्टार्ट हुआ था। इसने क्या क्या पब्लिश किया था, थाउजेंड्स ऑफ फतवाज किसको बोलते हैं, जिसके अंदर इस्लाम के सारे रूल्स लिख देते हैं कि आपको इतने बजे मॉर्निंग में उठना है, और आई डोंट नो, मतलब नॉट 5, आई डोंट नो, तो बेसिकली सारे रूल्स उसमें लिख देते हैं वो लोग। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फतवाज बोलते हैं। तो देवबंद सेमिनारी ने थाउजेंड्स ऑफ फतवाज लिखे थे। ठीक है, प्रॉपर कंडक्ट, जो कि रूल्स होने चाहिए, प्रॉपर कंडक्ट इन द लाइफ ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, और क्या हुआ फिर, कैलकाटा की अगर हम बात करते हैं, सब देखो इंडिया में तो आपको सब कुछ क्रैम ही करवा रहे हैं लोग। ठीक है, तो इंडिया में फिर क्या हुआ था, कैलकाटा में बेटा 1810 की बात है ये, कैलकाटा में रामचरितमानस किसने लिखी थी, तुलसीदास ने। लेकिन वो कैलकाटा में 1810 में क्या हो गई थी, प्रिंट करवा दी थी लोगों ने। ठीक है, 1810 में। और 1880s की अगर हम बात करें, ये तो 1810 की बात हो गई ना कैलकाटा में, 1880s की अगर हम बात करते हैं, तो द नवल किशोर प्रेस एट लखनऊ एंड द श्री वेंकटेश्वर प्रेस इन बॉम्बे पब्लिश मैनी रिलीजियस टेक्स्ट इन वर्नाकुलर्स। रिलीजियस टेक्स्ट उन्होंने लिखने स्टार्ट किए लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में इन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट मतलब धर्म की किताबें या धर्म की बातें इन्होंने लिखनी स्टार्ट कर दी थी। तो रिलीजियस टेक्स्ट इन्होंने लिखने स्टार्ट कर दिए थे। किस ने, एक तो द नेवल किशोर प्रेस एट लखनऊ, एंड दूसरा किसने, श्री वेंकटेश्वर प्रेस। ठीक है, ये बॉम्बे में, इन बॉम्बे। तो ये जो प्रेस थी लखनऊ में थी, ये बॉम्बे में थी, ये कैलकाटा में थी। तो 1810 में रामचरितमानस तुलसीदास ने जो लिखी थी वो प्रिंट हुई 1810 में। 1810 में रिलीजियस टेक्स्ट लिखे गए लोकल लैंग्वेज के अंदर 2 जगह, एक तो लखनऊ में, एक बॉम्बे में। लखनऊ वाले का नाम था नवल किशोर प्रेस और बॉम्बे वाले का नाम था वेंकटेश्वर। ओके, नेक्स्ट, प्रिंट हैड बीन ब्रिंगिंग द रिलीजियस टेक्स्ट विद इन द रीच ऑफ कॉमन मैसेज। अब जो कॉमन मैसेज थे ना, कॉमन मैसेज कौन होता है पता ही होगा आपको। कॉमन मैसेज मतलब होता है कॉमन, आम आदमी। मैसेज मतलब होता है पीपल, आम आदमी। तो जो कॉमन मैसेज थे उनके बीच में ये सारी चीज़ें आराम से आनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एट द शेपिंग न्यू पॉलिटिकल डिबेट। अब उसके बाद क्या हो गया कि नई पॉलिटिकल डिबेट भी आनी स्टार्ट हो गई। भैया पॉलिटिक्स तो इंडिया में हर जगह आ ही जाएगा। ठीक है, तो
पॉलिटिकल डिबेट आनी स्टार्ट कर दी इन लोगों ने। फिर उसके बाद इट ऑल्सो हेल्प इन कनेक्ट मतलब इंडिया के अलग अलग, अब देखो आप, आज आपको पता है कि बॉम्बे में क्या हुआ है, आज आपको पता है दिल्ली में क्या हुआ है, आज आपको पता है कलकत्ता में क्या हुआ है, आज आपको पता है कि बैंगलोर में क्या हुआ है, हर जगह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है। बहुत पहले जब तक ये प्रिंटिंग नहीं आई थी उससे पहले तो कुछ था ही नहीं ना, लोगों को पता ही नहीं होता था। ठीक है, तो कैसे पहले स्टार्ट हुआ था ये? न्यूज़पेपर की हेल्प से। न्यूज़पेपर या फिर रिलीजियस टेक्स्ट या जो भी चीज़ें ये लोग लिखते थे प्रिंट होती थी, प्रिंट की वजह से ये सब इधर से उधर फैलना स्टार्ट हो गई। अब टॉपिक है न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। अभी देखो, अब तक तो सिर्फ न्यूज़पेपर, रिलीजियस टेक्स्ट और यही सब जो है छप रहा था। ठीक है, अब नई चीज़ें भी लोगों को पसंद आई। वो क्या था? पहले ना इनिशियली लोगों ने स्टार्टिंग में जो यूरोपियंस, मैंने आपको बताया था ना, यूरोपियंस ने नॉवेल्स लिखनी स्टार्ट की थी और उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज, पोएम्स, ये सब लिखना स्टार्ट किया था, यूरोपियंस राइटर्स जो थे। ठीक है, तो इन लोगों ने जो नॉवेल्स और ये सब लिखा था ये इंडियंस ने पढ़ना स्टार्ट किया सबसे पहले। फिर क्या हुआ, इंडियंस इस यूरोपियंस से रिलेट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इंडियंस अलग थे भैया, यूरोपियंस अलग थे, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन सब कुछ अलग था, तो इंडियंस अपने आप को इनसे रिलेट नहीं कर पाए। और इंडियंस को ये जो नॉवेल्स थी या यूरोपियंस जो पोएम्स थी वो उन्हें पसंद नहीं आई। किसको? इंडियंस को। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये इंडियन जो है ना, हम लोग भारतीय, हम लोगों ने ही लिखना स्टार्ट किया। हम लोगों ने अपनी कहानियाँ लिखी, अपनी नॉवेल्स लिखी। ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन लैंग्वेज में, इंडियन कॉमन लैंग्वेज में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने नॉवेल्स लिखनी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से अब लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया नॉवेल्स में। ठीक है, अब नॉवेल्स जो हैं वो बेटर वे में बनने लग गई। बेटर मतलब इम्प्रूवमेंट आ गया उनमें, रिफॉर्म आ गया। तो बेटर वेज में अब जो नॉवेल्स उन लोगों को, इंडियंस को लगने लग गई। क्यों? क्योंकि अब कॉन्टेक्स्ट कैसा था? इंडियन था, यूरोपियन नहीं था। पहले उन्होंने ज़रूर पढ़ने की कोशिश करी थी और उसके बाद उन्हें धीरे धीरे पसंद नहीं आई। अब अदर नए फॉर्म, न्यू फॉर्म्स ऑफ, अगर हम देखें कि और क्या क्या न्यू फॉर्म्स ऑफ राइटिंग क्या क्या लिखी गई, तो वो लिखे गए लिरिक्स। लिरिक्स मतलब वर्ड। ठीक है, पोएम्स के वर्ड्स या किसी सॉन्ग के वर्ड्स। ठीक है, फिर शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियाँ लिखी गई जो लोगों ने पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट दिखाया। ऐसे लिखे गए, ऐसे तो आपको पता ही है, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता, इस तरीके से ऐसे लिखे गए। अब ऐसे किसके ऊपर लिखे गए? गाँव के ऊपर, गाय के ऊपर नहीं लिखे गए, ये सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर लिखे गए। ठीक है, सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर क्या लिखे गए? एसेज लिखे गए। गॉट दैट? तो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यू फॉर्म्स ऑफ राइटिंग एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ बुक्स और थिंग्स दैट इंडियंस वर इंटरेस्टेड इन। ठीक है, अ न्यू विजुअल कल्चर वॉज टेकिंग शेप बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के एंड में एक नया कल्चर सा दिखाई दे रहा था राइटिंग का, वो पढ़ने का। तो मैनी प्रिंटिंग पासेस स्टार्टेड टू प्रोड्यूस विजुअल इमेजेस इन लार्ज नंबर्स। अब जो प्रिंटर्स थे ना, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि अब हम विजुअलाइजेशन लोगों का बढ़ाएंगे, विजुअल इमेजेस बनाना स्टार्ट किए। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में कितने सारे कार्टून्स होते हैं ना, तो उसमें ऐसे करके ये जैसे कि बंदा है, ठीक है, और इससे करके बादल बना देते हैं और उसमें लिख देते हैं हाय, तो दूसरा बंदा होता है इधर, वो बोलता है हेलो। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये आपस में डिस्कशन हो जाता है, इस तरीके से न्यूज़पेपर में आते नहीं है कार्टून्स बने हुए, कार्टून्स। तो ये प्रिंटर्स ने ये चीज़ें भी छापना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये See, many printing press started to produce visual images in large numbers. Works of painters. ये किसका वर्क था, किसने किया था? ये पेंटर्स ही कर सकते हैं जो अच्छी आर्ट करते हैं, है ना। वर्क ऑफ पेंटर्स, जैसे कि उनका नाम था राजा रवि वर्मा, उनमें से ये सबसे पहले और सबसे अच्छा इन्होंने वो किया था, प्रिंट किया था कार्टून्स को। ठीक है, मास सर्कुलेशन थ्रू प्रिंटिंग, बहुत ज़्यादा इन्होंने सर्कुलेशन में ला दिया था ये वाला जो तरीका है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, बाय द 1870, अगर हम 1870 की बात करते हैं, तो ये जो कार्टून्स होते थे ना, दीज कार्टून्स वर बीइंग पब्लिश्ड इन जर्नल्स। अब ये जर्नल्स में भी पब्लिश होने लग गए थे, ठीक है, जर्नल्स में भी, और
अपना कहाँ, या जर्नल्स और न्यूज़पेपर में भी ये पब्लिश होने लग गए थे, कार्टून्स की तरीके में बात करना। और राइट, और इसमें कैसे कमेंट करते थे, हाय मैं तो कांग्रेस के साथ हूँ, मैं तो बीजेपी के साथ हूँ। आप समझ गए? तो अभी कांग्रेस और बीजेपी है, पहले थोड़ी ना था इतना ये सब। तो पहले किस चीज़ पे बात करते थे ये लोग? सोशल पे। ये कार्टून्स जो बनाते थे ये आपस में किस में बात करवाते थे? राजा रवि वर्मा और भी बहुत सारे पेंटर्स, सोशल मैटर्स पे और पॉलिटिकल मैटर्स पे। ठीक है, पॉलिटिकल मैटर्स पे, सोशल मैटर्स एंड पॉलिटिकल मैटर्स। ठीक है, अब आती है बात औरतों की। जैसे हमने यूरोप में देखा था कि औरतों ने भी लिखना स्टार्ट कर दिया था, तो अब इंडियंस के बारे में देखते हैं कि इंडियंस ने कुछ ऐसा किया कि नहीं किया, इंडियंस की लेडीज ने। ठीक है, वमेन एंड द प्रिंस। मैनी राइटर्स हु रोट अबाउट द लाइव्स। अब काफ़ी सारे ऐसे राइटर्स थे जो औरतों की ज़िंदगी के बारे में और औरतों की फीलिंग्स के बारे में लिखते थे। ठीक है, जिसकी वजह से जो लेडीज़ थी ना इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुई पढ़ने के लिए, तो उनकी भी रीडरशिप क्या हो गई, बढ़ गई। तो काफ़ी सारे मिडिल क्लास फैमिली के जो हस्बैंड थे या फिर फादर्स थे, उन्होंने अलाउ कर दिया लेडीज़ को कि आप जो है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, अगर आपको बाहर जाना है पढ़ने के लिए आप बाहर पढ़ सकते हो, अगर आपको घर बैठ के पढ़ना है तो आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हो। तो काफ़ी अच्छे जो हस्बैंड और फादर्स थे, लिबरल्स थे जो। ठीक है, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स थे, जो पुराने विचारों के थे, उन्होंने मना कर दिया कि भैया तुम ना बाहर जा सकती हो ना अंदर पढ़ सकती हो, ना बाहर जाना है ना ही अंदर पढ़ना है। तो लेकिन वो लोग भी लेडीज़ को एक चीज़ तो अलाउ कर देते थे, वो था कि आप रिलीजियस टेक्स्ट अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको रिलीजियस यानी कि रिलीजियस अपने धर्म की किताबें पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, उसके अलावा कुछ और आप नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर हम अभी लास्ट में देखो, अभी ये बात हम लोग अगर एक छेड़ें कि सबसे पहले कौन कौन से लैंग्वेज में प्रिंट कल्चर डेवलप हुआ। सबसे पहले ना उर्दू में डेवलप हुआ, फिर तमिल में हुआ, फिर बंगाली में हुआ। ठीक है, एंड फिर उसके बाद मराठी में हुआ। ऑलराइट, सबसे पहले अर्ली। और उसके बाद जो हिंदी थी ना, वो सबसे ज़्यादा सीरियसली जो है वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुई थी। वो स्टार्ट हुई थी 1870 में, 1870s में। ठीक है, ओके। अब अगर हम गरीबों की बात करें तो पुअर लोगों की बात करें तो देखो, बहुत छोटी छोटी जो नॉर्मल बुक्स थी वो तो बड़ी बड़ी बुक्स बिकती थी। ठीक है, लेकिन जो पुअर लोगों के लिए क्या किया गया, छोटी छोटी बुक्स छापी गई जो कि स्मॉल भी होती थी, प्लस में चीप सस्ती भी होती थी। ठीक है, कब कहाँ की बात है ये? मेड्रॉस की बात है, जिसको अब हम मेड्रॉस बोलते हैं और हम पहले मद्रास बोलते थे। तो ये मद्रास की बात है, मद्रास में 19th सेंचुरी की बात है ये। तो 19th सेंचुरी में मेड्रॉस में जो ऐसे ये गली है, तो टाउन है ना, तो उसके कॉर्नर में ऐसे बैठ के जो सेलर्स थे होते थे ना, जो बुक्स बेचते थे सस्ती सस्ती, वो सड़क पे बैठ जाते थे और बुक्स बेचते थे। तो जो पुअर लोग होते थे ना, वो इनको खरीद के पढ़ सकते थे, बहुत ही सस्ती, मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिलती थी। ठीक है, अब उसके बाद धीरे धीरे टाइम जैसे बढ़ता चला गया, पुअर की इतनी बात थी। ठीक है, फिर जो टाइम बढ़ता चला गया, आगे आता गया, उसके बाद क्या हुआ, पब्लिक लाइब्रेरीज बननी स्टार्ट हुई। ठीक है, वर्ड सेटअप, पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप हुई। और पब्लिक लाइब्रेरीज में 20th सेंचुरी की अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इंक्रीज एक्सेस ऑफ द बुक्स, मतलब बुक्स को खरीदना बहुत ही आसान हो गया था और पढ़ना बहुत ही आसान हो गया था, क्योंकि लाइब्रेरी सेट हो गई थी 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। तो जितने अमीर लोग होते थे ना, वो उनका जो रिच लोग होते थे, रिच पीपल होते थे, उनका ये प्रेस्टीज बन गया था, प्रेस्टीजियस जगह बन गई थी, एक प्रेस्टीज बन गया था, प्रेस्टीज इन देयर एरिया। मतलब लाइब्रेरी जो है
लाइब्रेरी में आके ज़्यादातर कौन बैठते थे, अमीर अमीर लोग बैठना स्टार्ट हो गए थे। तो अगर आपको दिखाना है कि आप बहुत अमीर हो और आपका प्रेस्टीज है, तो आप कहाँ जाके बैठ जाते थे, लाइब्रेरी में बैठ जाते थे। अब इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है प्रिंट एंड सेंसरशिप। सेंसरशिप होता है किसी भी चीज़ को रोक देना, ठीक है, मतलब आपको इसकी परमिशन अब नहीं है या इस चीज़ को रोकने के लिए सोचना। तो देखो, अगर हम 1798 से पहले की बात करें, बिफोर दैट, तो बिफोर दैट द कॉलोनियल रूलर्स वर नॉट टू कंसर्न विद सेंसरशिप। मतलब जो कॉलोनियल रूलर्स थे ना, कॉलोनियल रूलर्स कौन थे हमारे लिए, ब्रिटिशर्स। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे। बस हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वॉरेन हेस्टिंग ने हिकी को प्रोसिक्यूट किया था, कि डांट दिया था कि भैया अब आप सीरियस मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते हो। लेकिन बाद में 1798 से पहले वो इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे। बट इनिशियली द कंट्रोल मेजर्स वर डायरेक्टेड अगेंस्ट द इंग्लिशमैन इन इंडिया हु वर क्रिटिकल ऑफ कंपनी मिसरूल। लेकिन जो एक रिवॉल्ट हुआ था आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ना एक रिवॉल्ट हुआ था, उसके बाद लोगों का जो एटीट्यूड है वो बदल गया था। लोग चाहते थे कि हमें क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो द एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज्ड। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एक एक्ट निकला था जिसका नाम था दी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद निकला था ये, ठीक है, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट में क्या था, ये जो है 1878 में निकला था। इस एक्ट में क्या था, द एक्ट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट टू सेंसर रिपोर्ट्स। इसमें अधिकार मिल गए थे, गवर्नमेंट ने राइट्स दे दिए थे सेंसर रिपोर्ट्स के लिए। सेंसर रिपोर्ट्स मतलब कि जो भी प्रेस गलत छापे, गलत चीज़ें प्रिंट करे कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ, आप उसको क्या कर सकते हो, आप उस प्रेस को आप सीज कर सकते हो, मतलब बंद कर सकते हो। दैट प्रेस वुड बी सीज्ड, ठीक है। और जो उसकी जो प्रिंटिंग मशीनरी है ना, प्रिंटिंग मशीनरी जो थी, जो प्रिंट करने की मशीन थी, आप उसको क्या कर सकते हो, उसको आप कॉन्फिस्केटेड कर सकते हो। कॉन्फिस्केटेड मतलब आप उससे परमिशन छीन सकते हो कि अब आप ये इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स कॉन्फिस्केटेड। तो आप द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये सब अधिकार दिए गए थे गवर्नमेंट को, कि जो भी कॉलोनियल, जो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ अलग गलत छापे, आप उसकी प्रिंटिंग मशीनरी को कॉन्फिस्केटेड कर देना और उनकी प्रेस को सीज कर देना, मतलब बंद कर देना। दैट वॉज ऑल अबाउट इंडिया and also the print culture in the modern city. There we are going to the end. Thank you. अब टॉपिक है न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। अभी देखो, अब तक तो सिर्फ न्यूज़पेपर, रिलीजियस टेक्स्ट और यही सब जो है छप रहा था, ठीक है। अब नई चीज़ें भी लोगों को पसंद आई। वो क्या था, पहले ना इनिशियली लोगों ने स्टार्टिंग में जो यूरोपियंस, मैंने आपको बताया था ना, यूरोपियंस ने नॉवेल्स लिखनी स्टार्ट की थी और उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज, पोएम्स, ये सब लिखना स्टार्ट किया था, यूरोपियंस राइटर्स जो थे, ठीक है। तो इन लोगों ने जो नॉवेल्स और ये सब लिखा था, ये इंडियंस ने पढ़ना स्टार्ट किया सबसे पहले। फिर क्या हुआ, इंडियंस इस यूरोपियंस से रिलेट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इंडियंस अलग थे भैया, यूरोपियंस अलग थे, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन सब कुछ अलग था। तो इंडियंस अपने आप को इनसे रिलेट नहीं कर पाए और इंडियंस को ये जो नॉवेल्स थी या यूरोपियंस जो पोएम्स थी वो उन्हें पसंद नहीं आई। किसको? इंडियंस को। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये इंडियन जो है ना, हम लोग भारतीय, हम लोगों ने ही लिखना स्टार्ट किया। हम लोगों ने अपनी कहानियाँ लिखी, अपनी नॉवेल्स लिखी, ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन लैंग्वेज में, इंडियन कॉमन लैंग्वेज में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने नॉवेल्स लिखनी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से अब लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया नॉवेल्स में, ठीक है। अब नॉवेल्स जो हैं वो बेटर वे में बनने लग गई।
बेटर मतलब इम्प्रूवमेंट आ गया उनमें, रिफॉर्म आ गया। तो बेटर वेज में अब जो नॉवेल्स उन लोगों को, इंडियंस को लगने लग गई, क्योंकि अब कॉन्टेक्स्ट कैसा था, इंडियन था, यूरोपियन नहीं था। पहले उन्होंने ज़रूर पढ़ने की कोशिश करी थी और उसके बाद उन्हें धीरे धीरे पसंद नहीं आई। अब अदर नए फॉर्म, न्यू फॉर्म्स ऑफ, अगर हम देखें कि और क्या क्या न्यू फॉर्म्स ऑफ राइटिंग क्या क्या लिखी गई, तो वो लिखे गए लिरिक्स। लिरिक्स मतलब वर्ड, ठीक है, पोएम्स के वर्ड्स या किसी सॉन्ग के वर्ड्स, ठीक है। फिर शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियाँ लिखी गई जो लोगों ने पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट दिखाया। ऐसे लिखे गए, ऐसे तो आपको पता ही है, गाय हमारी माता है हमको कुछ नहीं आता, इस तरीके से ऐसे लिखे गए। अब ऐसे किसके ऊपर लिखे गए, गाँव के ऊपर, सॉरी गाय के ऊपर नहीं लिखे गए, ये सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर लिखे गए, ठीक है। सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर क्या लिखे गए, एसेज लिखे गए। गॉट दैट? तो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यू फॉर्म्स ऑफ राइटिंग एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ बुक्स और थिंग्स दैट इंडियंस वर इंटरेस्टेड इन, ठीक है। अ न्यू विजुअल कल्चर वॉज टेकिंग शेप बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के एंड में एक नया कल्चर सा दिखाई दे रहा था राइटिंग का, वो सॉरी पढ़ने का। तो मैनी प्रिंटिंग पासेस स्टार्टेड टू प्रोड्यूस विजुअल इमेजेस इन लार्ज नंबर्स। अब जो प्रिंटर्स थे ना, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि अब हम विजुअलाइजेशन लोगों का बढ़ाएंगे, विजुअल इमेजेस बनाना स्टार्ट किए। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में कितने सारे कार्टून्स होते हैं ना, तो उसमें ऐसे करके ये जैसे कि ये बंदा है, ठीक है, और इससे करके बादल बना देते हैं और इसमें लिख देते हैं हाय, तो दूसरा बंदा होता है इधर, वो बोलता है हेलो, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये आपस में डिस्कशन हो जाता है, इस तरीके से न्यूज़पेपर में आते नहीं है कार्टून्स बने हुए, कार्टून्स। तो ये प्रिंटर्स ने ये चीज़ें भी छापना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये किस सी मैनी प्रिंटिंग प्रेस स्टार्टेड टू प्रोड्यूस विजुअल इमेजेस इन लार्ज नंबर्स। वर्क्स ऑफ पेंटर्स, ये किसका वर्क था, किसने किया था, ये पेंटर्स ही कर सकते हैं जो अच्छी आर्ट करते हैं, है ना। वर्क ऑफ पेंटर्स, जैसे कि उनका नाम था राजा रवि वर्मा, उनमें से ये सबसे पहले और सबसे अच्छा इन्होंने वो किया था, प्रिंट किया था कार्टून्स को, ठीक है। मास सर्कुलेशन थ्रू प्रिंटिंग, बहुत ज़्यादा इन्होंने सर्कुलेशन में ला दिया था ये वाला जो तरीका है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, बाय द 1870, अगर हम 1870 की बात करते हैं, तो ये जो कार्टून्स होते थे ना, दीज कार्टून्स वर बीइंग पब्लिश्ड इन जर्नल्स। अब ये जर्नल्स में भी पब्लिश होने लग गए थे, ठीक है, जर्नल्स में भी, और अपना कहाँ, या जर्नल्स और न्यूज़पेपर में भी ये पब्लिश होने लग गए थे, कार्टून्स की तरीके में बात करना, ऑलराइट। और इसमें कैसे कमेंट करते थे, हाय मैं तो कांग्रेस के साथ हूँ, मैं तो बीजेपी के साथ हूँ, आप समझ गए। तो अभी कांग्रेस और बीजेपी है, पहले थोड़ी ना था इतना ये सब। तो पहले किस चीज़ पे बात करते थे ये लोग, सोशल पे। ये कार्टून्स जो बनाते थे ये आपस में किस में बात करवाते थे, राजा रवि वर्मा और भी बहुत सारे पेंटर्स, सोशल मैटर्स पे और पॉलिटिकल मैटर्स पे, ठीक है, पॉलिटिकल मैटर्स पे, सोशल मैटर्स एंड पॉलिटिकल मैटर्स, ठीक है। अब आती है बात औरतों की। जैसे हमने यूरोप में देखा था कि औरतों ने भी लिखना स्टार्ट कर दिया था, तो अब इंडियंस के बारे में देखते हैं कि इंडियंस ने कुछ ऐसा किया कि नहीं किया, इंडियंस की लेडीज़ ने, ठीक है। वुमेन एंड द प्रिंस, मैनी राइटर्स हु रोट अबाउट द लाइव्स। अब काफ़ी सारे ऐसे राइटर्स थे जो औरतों की ज़िंदगी के बारे में और औरतों की फीलिंग्स के बारे में लिखते थे, ठीक है, जिसकी वजह से जो लेडीज़ थी ना इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुई पढ़ने के लिए, तो उनकी भी रीडरशिप क्या हो गई, बढ़ गई। तो काफ़ी सारे मिडिल क्लास फैमिली के जो हस्बैंड थे या फिर फादर्स थे, उन्होंने अलाउ कर दिया लेडीज़ को कि आप जो है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, अगर आपको बाहर जाना है पढ़ने के लिए आप बाहर पढ़ सकते हो, अगर आपको घर बैठ के पढ़ना है तो आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हो। तो काफ़ी अच्छे जो हस्बैंड और फादर्स थे, लिबरल्स थे जो, ठीक है। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स थे, जो पुराने विचारों के थे, उन्होंने मना कर दिया कि भैया तुम ना बाहर जा सकती हो ना अंदर पढ़ सकती हो, ना बाहर जाना है ना ही अंदर पढ़ना है। तो लेकिन वो लोग भी लेडीज़ को एक चीज़ तो अलाउ कर देते थे, वो था कि आप रिलीजियस
टेक्स्ट अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको रिलीजियस यानी कि रिलीजियस अपने धर्म की किताबें पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, उसके अलावा कुछ और आप नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर हम अब अभी लास्ट में देखो, अभी ये बात हम लोग अगर एक छेड़ें कि सबसे पहले कौन कौन से लैंग्वेज में प्रिंट कल्चर डेवलप हुआ। सबसे पहले ना उर्दू में डेवलप हुआ, फिर तमिल में हुआ, फिर बंगाली में हुआ, ठीक है, एंड फिर उसके बाद मराठी में हुआ। ऑलराइट, सबसे पहले अर्ली। और उसके बाद जो हिंदी थी ना, वो सबसे ज़्यादा सीरियसली जो है वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुई थी। वो स्टार्ट हुई थी 1870 में, 1870s में। ठीक है, ओके। अब अगर हम गरीबों की बात करें तो पुअर लोगों की बात करें तो देखो, बहुत छोटी छोटी जो नॉर्मल बुक्स थी वो तो बड़ी बड़ी बुक्स बिकती थी, ठीक है, लेकिन जो पुअर लोगों के लिए क्या किया गया, छोटी छोटी बुक्स छापी गई जो कि स्मॉल भी होती थी, प्लस में चीप सस्ती भी होती थी। ठीक है, कब कहाँ की बात है ये, मेड्रॉस की बात है, जिसको अब हम मेड्रॉस बोलते हैं और हम पहले मद्रास बोलते थे। तो ये मद्रास की बात है, मद्रास में 19th सेंचुरी की बात है ये। तो 19th सेंचुरी में मेड्रॉस में जो ऐसे ये गली है, तो टाउन है ना, तो उसके कॉर्नर में ऐसे बैठ के जो सेलर्स थे होते थे ना, जो बुक्स बेचते थे सस्ती सस्ती, वो सड़क पे बैठ जाते थे और बुक्स बेचते थे। तो जो पुअर लोग होते थे ना, वो इनको खरीद के पढ़ सकते थे, बहुत ही सस्ती, मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिलती थी। ठीक है, अब उसके बाद धीरे धीरे टाइम जैसे बढ़ता चला गया, पुअर की इतनी बात थी, ठीक है, फिर जो टाइम बढ़ता चला गया, आगे आता गया, उसके बाद क्या हुआ, पब्लिक लाइब्रेरीज बननी स्टार्ट हुई। ठीक है, वर्ड सेटअप, पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप हुई। और पब्लिक लाइब्रेरीज में 20th सेंचुरी की अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इंक्रीज एक्सेस ऑफ द बुक्स, मतलब बुक्स को खरीदना बहुत ही आसान हो गया था और पढ़ना बहुत ही आसान हो गया था, क्योंकि लाइब्रेरी सेट हो गई थी 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में। तो जितने अमीर लोग होते थे ना, वो उनका जो रिच लोग होते थे, रिच पीपल होते थे, उनका ये प्रेस्टीज बन गया था, प्रेस्टीजियस जगह बन गई थी, एक प्रेस्टीज बन गया था, प्रेस्टीज इन देयर एरिया। मतलब लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी में आके ज़्यादातर कौन बैठते थे, अमीर अमीर लोग बैठना स्टार्ट हो गए थे। तो अगर आपको दिखाना है कि आप बहुत अमीर हो और आपका प्रेस्टीज है, तो आप कहाँ जाके बैठ जाते थे, लाइब्रेरी में बैठ जाते थे। अब इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है प्रिंट एंड सेंसरशिप। सेंसरशिप होता है किसी भी चीज़ को रोक देना, ठीक है, मतलब आपको इसकी परमिशन अब नहीं है, या इस चीज़ को रोकने के लिए सोचना। तो देखो, अगर हम 1798 से पहले की बात करें, बिफोर दैट, तो बिफोर दैट द कॉलोनियल रूलर्स वर नॉट टू कंसर्न विद सेंसरशिप। मतलब जो कॉलोनियल रूलर्स थे ना, कॉलोनियल रूलर्स कौन थे हमारे लिए, ब्रिटिशर्स। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे। बस हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वॉरेन हेस्टिंग ने हिकी को प्रोसिक्यूट किया था, कि डांट दिया था कि भैया अब आप सीरियस, मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते हो। लेकिन बाद में 1798 से पहले वो इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे। बट इनिशियली द कंट्रोल मेजर्स वर डायरेक्टेड अगेंस्ट द इंग्लिशमैन इन इंडिया हु वर क्रिटिकल ऑफ कंपनी मिसरूल। लेकिन जो एक रिवॉल्ट हुआ था आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 में ना एक रिवॉल्ट हुआ था, उसके बाद लोगों का जो एटीट्यूड है वो बदल गया था। लोग चाहते थे कि हमें क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो द एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज्ड। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एक एक्ट निकला था जिसका नाम था दी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद निकला था ये, ठीक है, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट में क्या था, ये जो है 1878 में निकला था। इस एक्ट में क्या था, द एक्ट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट टू सेंसर रिपोर्ट्स। इसमें अधिकार मिल गए थे, गवर्नमेंट ने राइट्स दे दिए थे सेंसर रिपोर्ट्स के लिए। सेंसर रिपोर्ट्स मतलब कि जो भी प्रेस गलत छापे
गलत चीज़ें प्रिंट करे कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ, आप उसको क्या कर सकते हो, आप उस प्रेस को आप सीज कर सकते हो, मतलब बंद कर सकते हो। दैट प्रेस वुड बी सीज्ड, ठीक है। और जो उसकी जो प्रिंटिंग मशीनरी है ना, प्रिंटिंग मशीनरी जो थी, जो प्रिंट करने की मशीन थी, आप उसको क्या कर सकते हो, उसको आप कॉन्फिस्केटेड कर सकते हो। कॉन्फिस्केटेड मतलब आप उससे परमिशन छीन सकते हो कि अब आप ये इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स कॉन्फिस्केटेड। तो आप द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये सब अधिकार दिए गए थे गवर्नमेंट को कि जो भी कॉलोनियल, जो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ गलत छापे, आप उसकी प्रिंटिंग मशीनरी को कॉन्फिस्केटेड कर देना और उनकी प्रेस को सीज कर देना, मतलब बंद कर देना। दैट वॉज ऑल अबाउट इंडिया and also the print culture in the modern city. There we are going to the end. Thank you.